इंस्टॉलमेंट। तो उस केस में क्या हुआ, आप उसकी साल साल इंस्टॉलमेंट्स जो है वो पे कर रहे हो, गाड़ी आपके पास है, आप उसे यूज कर रहे हो, आप उसे चला रहे हो, बट यू डोंट हैव ओनरशिप, कि आपके पास अभी वो चीज प्रॉपरली नहीं आई है क्योंकि अभी उसकी जो पेमेंट है वो पेंडिंग है। तो उस केस में ये हायर परचेज एग्रीमेंट होता क्या है बच्चे, इट इज एन एग्रीमेंट अंडर विच द ओनर कॉल्ड द हायर वेंडर। मतलब अगर मेरी चीज है, मैं हायर वेंडर होंगी, डिलीवर्स गुड टू द बायर कॉल्ड एज अ हायर परचेजर। अगर मैंने आपको देनी है वो चीज, आपने मेरे से खरीदी है वो चीज, यू आर अ हायर परचेजर हु पे द प्राइस इन द सर्टेन नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स। आपने उस चीज के पैसे जो है मुझे वो इंस्टॉलमेंट्स में पे करने हैं। द हायर वेंडर रिमेन्स द ओनरशिप ऑफ गुड्स। उतने टाइम तक उस चीज की ओनरशिप मेरे पास रहेगी जितने टाइम तक आप जो है वो लास्ट इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर देते हैं। The amount of installment paid before the last installment are treated as higher charges and use of good during that period. Hence, it is called as a higher purchase. Last installment देने से पहले तक के जितने भी आपने अभी तक मुझे इंस्टॉलमेंट, सपोज करो मैंने आपके साथ जो एग्रीमेंट किया था वो 3 साल का किया था, 3 साल के दिसंबर में आपने मुझे जो है वो लास्ट इंस्टॉलमेंट किसी चीज की पे की है, और उस टाइम वो ओनरशिप जो है वो आपके पास ट्रांसफर होगी। उससे पहले जितनी भी आपने मुझे इंस्टॉलमेंट्स पे करी होगी वो मैं कैसे रिगार्ड करूंगी, जैसे मैंने आपको चीज दी हुई है यूज करने के लिए एज अ रेंट, कि हाँ उस चीज से मुझे जो है वो रेंट आ रहा है। इसलिए हायर का मतलब क्या होता है, हमने कोई चीज हायर की है मतलब किराए पे ली है। तो जितनी इंस्टॉलमेंट मैंने लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करने से पहले आपको दी है, आपने जो मुझे दी है कोई चीज को परचेज करने के लिए, दैट इज ट्रीटेड एज अ हायर चार्जेस और रेंट चार्जेस, कि आपने वो जो मेरा सामान है जिसकी ओनरशिप मेरे पास है वो आपने यूज की है उतने पीरियड तक, इसलिए इस प्रोसीजर को हम हायर परचेज बोलते हैं। बेसिकली देखा जाए बच्चे, दो तरह की परचेजेस होती हैं। एक तो परचेज वो होती है जो कि हमने चीज खरीदी और साथ ही साथ हमने उसकी वन टाइम फुल पेमेंट कर दी, व्हेन फुल पेमेंट इज मेड एट अ वन टाइम, एक ये केस होता है। दूसरे केस में होता है बेटा हायर परचेज या इंस्टॉलमेंट पेमेंट, कि हमने सारी पेमेंट नहीं की है, दैट इज अ डेफर्ड पेमेंट, हम इसे डेफर्ड पेमेंट बोलते हैं, कि हमने सारी पेमेंट नहीं की है, हम इंस्टॉलमेंट्स में दे रहे हैं, या कोई इंस्टॉलमेंट सिस्टम है जिसके ऊपर जैसे नो ईएमआई इंस्टॉलमेंट्स होती हैं उसके ऊपर हम दे रहे हैं। हायर परचेज होता है कि जितनी देर तक आपने लास्ट इंस्टॉलमेंट नहीं दी है उतनी देर तक वो चीज आपकी नहीं है, आप सिर्फ उसे यूज कर रहे हो। इंस्टॉलमेंट पेमेंट मेथड होता है कि एग्रीमेंट ऐसा हुआ है कि आपको ओनरशिप भी मिल गई है, आपको चीज भी मिल गई है, बट यू आर पेइंग द इंस्टॉलमेंट ऑफ दैट थिंग। इतना क्लियर हुआ, इतनी डेफिनेशन क्लियर हुई है हायर परचेज क्या होता है, इज इट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ऑलराइट, नेक्स्ट इज द प्रोसीजर ऑफ हायर परचेज। हायर परचेज जो है वो कैसे करते हैं? हायर परचेज इन्वॉल्व अ सर्टेन प्रोसीजर, an agreement called the hire purchase agreement is made between the party involved। कि जैसे दो पार्टीज अगर इस एग्रीमेंट में इन्वॉल्व है तो एक एक एग्रीमेंट बनाया जाता है, मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता है बिटवीन बोथ द पार्टीज, चाहे वो हायर वेंडर हो चाहे वो हायर परचेजर हो। तो सबसे पहले क्या होता है उस एग्रीमेंट में, द हायर परचेज प्राइस ऑफ अ गुड, वो प्राइस जिसके जैसे हायर परचेज प्राइस मतलब इंस्टॉलमेंट्स जो आपने सेट की होती हैं वो प्राइस की, अगर कोई 5 लाख की चीज थी, आपने बोला है कि मैंने 5 साल में वो देनी है, तो जितनी इंस्टॉलमेंट्स बन रही हैं ईयरली आपकी देने वाली, दैट इज योर हायर परचेज प्राइस। हायर परचेज प्राइस हो गया कि टोटल कितनी इंस्टॉलमेंट्स में आपने ये पैसे जो है वो देने हैं। देन कैश प्राइस ऑफ अ गुड, कि वो सामान एक्चुअली कितने का था। देन डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ एग्रीमेंट, जिस दिन वो एग्रीमेंट जो है वो स्टार्ट हुआ है, मींस जिस दिन आपने वो चीज बाय की है, दैट इज आल्सो मेंशन इन दैट एग्रीमेंट। द नेम ऑफ अ गुड्स विद अ सफिशिएंट आइडेंटिटी, क्या चीज आपने बाय की है और उसका एक प्रूफ कि बाय कैसे की, उसकी सफिशिएंट आइडेंटिटी विद प्रूफ जो है वो उसमें मेंशन होगा। द अमाउंट इफ एनी टू बी पेड एट टाइम ऑफ अ साइनिंग एग्रीमेंट, एग्रीमेंट साइन करने के टाइम अगर आपने मुझे कुछ एडवांस पेमेंट मैंने एग्रीमेंट में लिखी थी और आपने मुझे पे की है, दैट अमाउंट शुड बी मेंशन्ड। द सिग्नेचर ऑफ अ पार्टीज इन्वॉल्व इन एन एग्रीमेंट, और वो पार्टीज बेटा जो भी इस एग्रीमेंट में इन्वॉल्व है उनके सिग्नेचर। सो इन सारी चीजों को मिला के एक हायर परचेज का एग्रीमेंट तैयार किया जाता है।
If hire purchase transaction is financed by the financial institution, then three parties are involved in the agreement: hire purchaser, hire vendor and the financial institution. जैसे अगर मेरे और आपके बीच में एग्रीमेंट हुआ है, इन दैट केस सिर्फ दो ही पार्टीज होंगी उस केस में. बट अगर मैंने किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के थ्रू, लाइक जैसे अगर हम कोई चीज बाय करने जाते हैं, वो आगे बोलते हैं कि आप इस बैंक से हमारी जो है वो इंस्टॉलमेंट्स पे करा दो, तो अब पैसे जो है वो डायरेक्टली नहीं जा रहे हैं उस पार्टी को, वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के थ्रू होके जा रहे हैं. मींस इन दैट केस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, हमारे हायर वेंडर और हमारे हायर परचेजर, ये थ्री पार्टीज जो होती हैं, ये हायर परचेज के एग्रीमेंट में, उनकी ट्रांजेक्शन में इन्वॉल्व होती है. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज टैक्स बेनिफिट्स टू एसएसआई यूनिट्स की स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए हम सब्सिडीज और इंसेंटिव्स की बात कर रहे हैं. तो उस केस में कौन कौन से टैक्स बेनिफिट, अगर देखो किसी एंटरप्रेन्योर को टैक्स बेनिफिट दिए जा रहे हैं, देन इट्स ऑब्वियस कि इट इज लाइक अ इंसेंटिव और अ सब्सिडी, कि उन्हें टैक्सेशन में कोई रिलीफ मिल रहा है, उन्हें कुछ नहीं पे करना पड़ रहा है, मींस वो उनको एक तरह से छूट दी जा रही है. So small industries are characterized by their small resource capital. The first year seems to be very critical ones as they have incur expenses but the return are either nil or nominal. कि जब बच्चे कोई भी कंपनी, हम अगर एज अ बिगनर कोई कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं, तो सबको पता है कि जो पहला साल होगा इट इज वेरी क्रूशियल फॉर अस, कि ये नहीं है कि पहले साल में ही हमने पैसे अपने लगा दिए हैं और हमें प्रॉफिट पे प्रॉफिट आया जा रहा है. दिस इज नॉट पॉसिबल, कि हमारा पहला साल है, अभी तो लोगों को पता भी नहीं चला है कि हमारा बिजनेस कैसा है, किस चीज का है. सो पहला साल जो होता है दैट इज वेरी क्रिटिकल. उस केस में हमारे एक्सपेंसेस ज्यादा होते हैं बट हमें रिटर्न नहीं मिलती, ऑलमोस्ट नील होती है या नॉमिनल सी, ठीक ठाक सी आ रही होती है हमें रिटर्न. सो इस पीरियड में बेटा द कंपनीज नीड अ सपोर्ट, कंपनीज को जो है वो सपोर्ट की रिक्वायरमेंट होती है. सो the government supports them by the way of a tax benefit. तो जो अपने इनिशियल स्टेजेस पे होती हैं, जिन्होंने अभी अपना बिजनेस सेटअप ही किया होता है बच्चे, गवर्नमेंट जो है वो उनको सपोर्ट प्रोवाइड करती है बाय प्रोवाइडिंग देम अ टैक्स बेनिफिट्स. वो उन्हें टैक्स में से कुछ बेनिफिट, कुछ एग्जम्पशंस, कुछ कंसेशंस जो है वो प्रोवाइड कर देती है. आइदर द टैक्स इज एग्जम्प्टेड, एग्जम्प्टेड का मतलब होता है उन्हें टैक्स देना ही नहीं पड़ता, या तो उनका टैक्स माफ हो जाता है, और कंसेशन इन अ टैक्स लायबिलिटी इज प्रोवाइडेड, या टैक्स जो है वो कम हो जाता है, उसमें कुछ कंसेशंस जो है वो प्रोवाइड करवा दी जाती है. दिस हेल्प देम टू एक्यूमुलेट द कैपिटल एंड फ्लो बैक द प्रॉफिट. इससे क्या होता है बच्चे, अगर देखो उन्हें टैक्स नहीं पे करना पड़ रहा, तो वो इस कंडीशन में आ जाते हैं कि वो अपनी कैपिटल को इकट्ठा कर सके और उस कैपिटल से प्रॉफिट को जनरेट कर सके. प्लो बैक का मतलब, जब हम खेत को सींचते हैं, वी कॉल्ड इट एज अ प्लो, कि हम उसको प्लो कर रहे हैं. जब हम अपनी कैपिटल को, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के काम को जब अच्छी तरह से एफिशिएंटली करेंगे, देन ऑब्वियसली वी आर फ्लोइंग बैक द प्रॉफिट आउट ऑफ दैट. सो अब जो उनको टैक्स एग्जम्पशन मिलती है वो किस तरह से मिलती है? अंडर द इनकम टैक्स Act, a new industrial undertaking, including SSI units, are exempted from payment of an income tax on their profit, subject to maximum 6% of their capital employed. बच्चे जो न्यू इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग है, कि जिन्होंने अभी अभी अपना बिजनेस सेटअप ही किया है, इनकम टैक्स एक्ट के अंदर उनको कुछ एग्जम्पशंस दी जाती हैं, कि वो उनको कितनी छूट मिलती है जितनी उन्होंने अपनी कैपिटल काम पे लगाई है. सपोज करो मैंने 5 लाख रुपए की कैपिटल जो है वो अपने काम के लिए लगाई है, उस 5 लाख के ऊपर मुझे 6% की जो मैक्सिमम रिबेट है वो मिल जाती है. मेरा 6% तक का जो टैक्स है वो एग्जम्प्ट हो जाता है. ये जो एग्जम्पशन दी जाती है बेटा, दिस एग्जम्पशन इज अलाउ फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर. 5 साल तक ये एग्जम्पशन दी जाती है. और वो 5 साल कब शुरू होते हैं? व्हेन सम कंपनीज कमेंसेस इट्स प्रोडक्शन, कि कंपनी ने जब भी अपनी प्रोडक्शन स्टार्ट की, सपोज करो आज मैंने कंपनी खोली और मैंने अगले महीने अपनी जो है वो प्रोडक्शन शुरू कर दी, तो मेरी एग्जम्पशन जो मुझे छूट मिलेगी 6% तक की हर साल, वो मेरे अगले महीने से शुरू होकर जब मेरे 5 साल खत्म हो जाएंगे उतने देर तक ये मुझे एग्जम्पशन जो है वो मिलेगी. The unit has to satisfy the two conditions to avail the tax exemption. The unit should not have been formed by splitting or reconstruction of any existing unit. बच्चे एक कंडीशन है कि अगर किसी भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को ये वाली टैक्स एग्जम्पशन चाहिए, तो उन्हें कंडीशन फॉलो करनी पड़ेगी. वो क्या है
कि जो भी उनकी इंडस्ट्री होगी वो रिकंस्ट्रक्शन या स्प्लिटिंग की, जैसे एक पुरानी कंपनी थी, उन्होंने पुरानी कंपनी को दोबारा से रिन्यू किया है, उसे नया बनाया है, तो उस केस में उसको कोई एग्जाम्पशन नहीं मिलेगी, क्योंकि ये जो एग्जाम्पशन है ये सिर्फ न्यू अंडरटेकिंग्स के लिए जिन्होंने अभी अपना बिजनेस सेटअप ही किया है। या स्प्लिटिंग का मतलब क्या है कि एक कंपनी में से तोड़ के दो कंपनीज अगर बन गई हैं, कि आपकी कंपनी ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही थी, आपने उस कंपनी में से अगर एक और कंपनी तोड़ दी, आपने उसको स्प्लिट कर दिया दो हिस्सों में, दैट इज, इसका ये मतलब नहीं है कि आपने कोई नई कंपनी बनाई है। ये जो एग्जाम्पशन लिमिट है ये सिर्फ और सिर्फ न्यू एंटरप्रेन्योर्स के लिए है जिन्होंने अपना काम अभी शुरू किया है। और फर्स्ट कंडीशन तो ये हो गई कि यूनिट शुड नॉट बी फॉर्म्ड बाय स्प्लिटिंग और रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग यूनिट। सेकंड जो कंडीशन है वो क्या है कि जो भी आपका यूनिट होगा, द यूनिट शुड एम्प्लॉयड 10 और मोर वर्कर इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस विद पावर, कि आपकी जो यूनिट है वहां पे विद पावर, पावर का मतलब है इलेक्ट्रिसिटी, एक तो इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई होनी चाहिए, और दूसरा 10 या 10 से ज्यादा वर्कर्स जो है वो आपका मैन्युफैक्चरिंग का काम जो है वो कर रहे हो। हाँ जी, यहां तक क्लियर हुआ सबको? बच्चे टिल नाउ इट इज क्लियर टू ऑल? टैक्स एग्जाम्पशन समझ आई? हाँ जी क्लास, से यस और नो, इज दैट क्लियर और नॉट? फिर हम आगे चले। यस मैम। ऑलराइट बेटा, नेक्स्ट आता है हमारा टैक्स कंसेशन टू स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इन रूरल एरियाज, कि अब अगर गांव में है हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, उस केस में हमें कौन कौन सी टैक्स की एग्जाम्पशंस होंगी। The taxpayer under Section 80 of a Income Tax Act are entitled to the deduction of 20% of a profit derived by running small scale unit in rural areas। बेटा अगर हमने कोई स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो है वो रूरल एरियाज में सेटअप की है, इन दैट केस जितनी हमको इनकम हुई है उस इनकम का 20% का जो अमाउंट है उसके ऊपर हमें टैक्स नहीं देना पड़ता। दिस इज द डिडक्शन अंडर सेक्शन 80। द डिडक्शन इज अलाउ फॉर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। 10 साल तक की ये हमें डिडक्शन मिल सकती है। कब से? जब हमारी कंपनी ने जो है वो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी स्टार्ट की है, फ्रॉम दैट टाइम टिल 10 ईयर्स। दिस टैक्स बेनिफिट इज नॉट अलाउ टू स्मॉल स्केल यूनिट एंगेज्ड इन माइनिंग एक्टिविटी। बच्चे ये जो टैक्स एग्जम्पशन है ये उन कंपनीज के लिए नहीं है जो कि खानों में काम कर, मतलब जिनका काम जो है जैसे लोहे की खानें हो गई, या आपकी कोई भी माइनिंग इंडस्ट्री है, चाहे वो लोहा है, चाहे वो कोई ग्रेनाइट है, मार्बल है, जहां पे भी कोई माइनिंग हो रही है उस एक्टिविटी में ये एग्जाम्पशन आपको नहीं मिलेगी। द एसएसआई यूनिट हैव टू फुलफिल द फॉलोइंग कंडीशन। द एसएसआई यूनिट इज नॉट फॉर्म बाय द स्प्लिटिंग एंड रिकंस्ट्रक्शन। वही चीज कि जो हमारा कंपनी है वो नई होनी चाहिए, वो स्प्लिटिंग से या दोबारा से नहीं बनी होनी चाहिए। इट इज नॉट फॉर्म्ड बाय ट्रांसफर ऑफ मशीनरी और प्लांट प्रीवियसली फॉर एनी पर्पस, कि वो हमने कहीं और से सामान, मतलब प्लांट और मशीनरी जो हम पहले कहीं पे यूज कर रहे थे उसको ही अपनी कंपनी में लाकर यूज कर रहे हैं, तो उस केस पे भी ये एग्जम्पशन हमें नहीं मिलेगी। द अकाउंट ऑफ यूनिट आर ऑडिटेड बाय द चार्टेड अकाउंट, जो भी हमारे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के अकाउंट्स होंगे, चाहे बैलेंस शीट होगा चाहे प्रॉफिट एंड लॉस होगा, वो हमारा सीए जो है वो एडिट करेगा। और 10 या 10 से ज्यादा वर्कर जो है वो मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हो और वहां पे इलेक्ट्रिसिटी हो, ये कंडीशन अगर कोई भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री पूरा करेगी और वो इंडस्ट्री रूरल एरियाज में होगी, देन दैट इंडस्ट्रीज आर इंटाइटल्ड टू डिडक्शन ऑफ 20% ऑफ अ प्रॉफिट, कि जितनी उनको इनकम हो रही है उसके 20% के अमाउंट का जो है उनको डिडक्शन मिल सकता है, उनका टैक्स उतने 20% से कम हो सकता है। टैक्स कंसेशन फॉर एसएसआई इन बैकवर्ड एरियाज। उसके बाद बच्चे ये हमने किया है रूरल एरियाज का, अब हम कर रहे हैं बैकवर्ड एरियाज में। The Planning Commission in 1970 has declared 247 out of 435 district as a backward area to provide them a special incentive to establish industrial in these area। बच्चे जब भी हम एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं we always say कि इसमें जो है हमारे बैकवर्ड एरियाज जो है वो डेवलप होते हैं। अब बैकवर्ड एरियाज है क्या? हमारी जो प्लानिंग कमीशन बनी थी 1970 में,
उसने 437 टोटल डिस्ट्रिक्ट्स में से 247 डिस्ट्रिक्ट को एज अ बैकवर्ड एरिया रिगार्ड कर दिया था। क्यों किया? ताकि उनको जो उनमें खोलने वाली इंडस्ट्रीज को, जो लोग उस एरियाज में अपनी इंडस्ट्रीज को ओपन करेंगे, उनको स्पेशल इंसेंटिव्स दिए जा सके, स्पेशल जो है उन्हें सब्सिडीज प्रोवाइड की जा सके। These unit in backward area are entitled to deduction of 20% of their profit. Again, कोई भी इंडस्ट्री अगर हम उन 200-250 बैकवर्ड एरियाज में अगर ओपन कर रहे हैं, इन दैट केस जितना प्रॉफिट होगा उसके 20% की हमें डिडक्शन मिल जाएगी अपनी टोटल इनकम में से। और ये जो डिडक्शन है ये अगेन 10 साल तक के लिए होगी। किस टाइम से लेके? जब हमारा मैन्युफैक्चरिंग का काम शुरू हुआ होगा उस टाइम से लेके आगे 10 साल तक। If a small scale unit is established in non-backward area and later shifts to backward area, the unit is allowed this deduction on the profit earned by the unit after shifting the backward area for the period of 10 years. पहले कोई कंपनी थी जी जो शहर में थी या जो नॉन बैकवर्ड एरिया में थी, बाद में उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस कंपनी को शिफ्ट कर दिया बैकवर्ड एरिया में। उस केस में बच्चे ये जो डिडक्शन है 20% ऑफ प्रॉफिट की, ये मिलेगी तो जरूर, बट मिलेगी कब से? जिस दिन से उसका जो बिजनेस है वो बैकवर्ड एरिया में शिफ्ट हुआ होगा उस दिन से स्टार्ट होगी आगे वाले 10 साल तक। अगेन द यूनिट हैज टू कंप्लीट द फॉलोइंग कंडीशन टू अवेल द टैक्स बेनिफिट। क्या क्या कंडीशन है? सबसे पहले जो भी इंडस्ट्रियल यूनिट है बेटा वो 31 दिसंबर 1970 से बाद या उस दिन, मतलब ऑन एंड आफ्टर कि 31 दिसंबर 1970 के बाद कोई एस्टेब्लिश हुआ हो, उसमें 10 या 10 से ज्यादा एटलीस्ट कम से कम 10 वर्कर हो, जो कि पावर के साथ इंडस्ट्रीज काम कर रही हैं उनमें 10 वर्कर, और जो विदाउट पावर काम कर रही है उनमें एटलीस्ट मिनिमम 20 वर्कर्स हो, तो ये जो रिडक्शन है ये अवेल हो जाएगी अगर आपका जो यूनिट है वो बैकवर्ड एरिया में लगा हुआ है इन दैट केस। उसके बाद नेक्स्ट आता है बेटा एसएसआई रजिस्ट्रेशन। The main purpose of registration is to maintain statistics and to maintain a role of such a unit for the purpose of providing incentive and venture. बेटा हम कहते हैं कि अपनी कंपनी को रजिस्टर कराओ, रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। क्यों कहते हैं? रजिस्ट्रेशन का पर्पस क्या है? द मेन पर्पस उसका ये है कि हमारे पास एक रिकॉर्ड आ जाए उन कंपनीज का, उन इंडस्ट्रीज का नाम जो है वो हमारे रोल के ऊपर चढ़ जाए, ताकि गवर्नमेंट जो है वो उन्हें इंसेंटिव्स या सपोर्ट प्रोवाइड कर सके। ऑल द स्टेट्स हैव जनरली अडॉप्ट द यूनिफॉर्म रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। सबका सेम होता है, कोई अलग अलग नहीं है, हर स्टेट का जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है दैट इज सेम। सो रजिस्ट्रेशन के बेनिफिट्स अब क्या है? अगर हमने अपनी कंपनी रजिस्टर्ड नहीं कराई है तो उसका नुकसान हमें क्या होगा? दैट इज दिस, the registration scheme has no statutory basis. The unit normally get registered to avail benefit. बच्चे जितनी भी एग्जाम्पशंस, जितने भी इंसेंटिव, जितने भी रिलीफ्स अगर हम चाहते हैं कि हमारी कंपनी को मिले, द वेरी फर्स्ट प्रोसीजर इज कि हमने अपनी कंपनी को रजिस्टर कराना पड़ेगा। अगर गवर्नमेंट के रोल के ऊपर हमारी कंपनी का नाम नहीं होगा तो हमें कोई बेनिफिट, कोई भी रिलैक्सेशन नहीं दी जाएगी। सो रजिस्ट्रेशन कराने का मेन मोटिव क्या है? ताकि हमें कोई बेनिफिट मिल सके, हमें कोई सपोर्ट मिल सके सेंट्रल गवर्नमेंट से या स्टेट गवर्नमेंट से। The center offer a no number of incentive like excise exemption, direct tax law, statutory support such as reservation and interest on delayed payment etc. बड़ी सारी रिलीफ्स हैं जो मिल जाती हैं, सॉफ्ट लोन्स प्रोवाइड होते हैं सिक इंडस्ट्रीज के लिए, टैक्स रिबेट्स हैं, उन्हें सब्सिडीज मिल जाती हैं, एग्जाम्पशंस मिल जाती हैं, तो वो तभी मिलेंगी जब आपने अपनी कंपनी को रजिस्टर कराया होगा। बोथ सेंट्रल एंड स्टेट टारगेट देयर इंसेंटिव एंड सपोर्ट पैकेजेस टू रजिस्टर विद देम, कि स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट ने पूरा वेरीफाई करना है कितनी कंपनीज हैं, कितनी स्मॉल स्केल हैं, कितनी लार्ज है, कितनी मीडियम है, हम किस तरह से उनकी हेल्प प्रोवाइड कर सकते हैं। सो रजिस्ट्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इफ वी वांट टू अवेल बेनिफिट्स ऑफ सब्सिडीज एंड इंसेंटिव्स। So objective of registration scheme,
to enumerate and maintain a role of a small industry to which the package of incentives and supports are target. कि जैसे हम पढ़ रहे थे स्कीम खादी एंड कॉटेज विलेज इंडस्ट्रीज के लिए पैकेज है ना, कोई एक्सपोर्ट कर रहा है अपने मटेरियल को, उनके लिए उन्होंने इंसेंटिव्स या स्कीम्स अप्लाई किए हुए हैं. तो to provide a certificate enabling unit to avail statutory benefit mainly in terms of a protection. जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हमें आ जाता है वो एक तरह से बस इसलिए जरूरी है कि जो सरकार की तरफ से हमें बेनिफिट्स मिलेंगे हम उन्हें अवेल कर सके. सो टू क्रिएट अ नोडल सेंटर एट अ सेंटर स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल. नोडल सेंटर्स होते हैं बेटा डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर. हमने पढ़े थे कि हर इंडस्ट्री का एक, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर स्टेट में, हर सेंटर लेवल के ऊपर एक सेंटर होता है जिसमें हम जाके अपनी कंपनी की रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, जिसे हम DIC बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर. So the feature of the scheme of DIC is primary registration center. Registration is voluntarily not compulsory. रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी नहीं है. अगर आप रजिस्टर नहीं कराओगे बस फर्क इतना होगा कि आपको बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे, आप कोई टैक्स रिलीफ नहीं मांग सकते हो, आप अपने कोई डिडक्शन नहीं अवेल कर सकते हो. सो टू टाइप ऑफ रजिस्ट्रेशन डन इन ऑल स्टेट. दो तरह की रजिस्ट्रेशन हर स्टेट में की जाती है. फर्स्ट प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इज गिवन and after commencement of production a permanent certificate is given. बेटा प्रोविजनल होता है जब हमने अप्लाई किया है बट अभी हमने प्रोडक्शन शुरू नहीं की है. पहले जो है जब हमने रजिस्ट्रेशन फॉर्म अपना अप्लाई कर दिया तो हमें एक प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल जाता है. दैट मीन्स वी आर रजिस्टरिंग इन द गवर्नमेंट रोल. जब हम अपनी प्रोडक्शन स्टार्ट कर देते हैं उसके बाद जो गवर्नमेंट है वो हमें परमानेंट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो है वो प्रोवाइड कर देती है. और हमारा जो PRC है दैट इज प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, वो 5 साल तक के लिए वैलिड होता है. यहां तक समझ आया बच्चे सबको? हाँ जी बेटा, ये टॉपिक यहाँ पे क्लियर है, समझ आया सबको? यहाँ तक किसी को कोई डाउट? इसके बाद हम नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं. हाँ जी, क्लियर टू ऑल? Yes, ma'am. ऑल राइट बेटा. ऑल राइट बच्चे, आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज बिजनेस इंक्यूबेटर्स एंड स्टार्टअप. बेसिकली बिजनेस इंक्यूबेटर्स जब हमने स्कीम्स की थी MSMI की या और भी कई स्कीम की थी, वहां पे हमने एक वर्ड किया होगा, अगर इफ यू रिमेम्बर, इंक्यूबेशन. तो जब आपने पूछा था इंक्यूबेशन क्या होता है, आई टोल्ड यू इट इज द ट्रेनिंग सेंटर और सेंटर और सर्विस, मतलब एक कंपनी है जो कि सपोर्ट प्रोवाइड करती है. सो अभी हम डिटेल में करेंगे कि एक्चुअली बिजनेस इंक्यूबेशन का प्रोसीजर क्या है या बिजनेस इंक्यूबेटर्स हमारे होते क्या है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज बिजनेस इंक्यूबेशन? बिजनेस इंक्यूबेशन है क्या? A business incubation is a unique and highly flexible combination of business development process, infrastructure, and the people
designed to nourish a new and small business by helping them to survive and grow through the difficult and vulnerable early stage of development. सो बिजनेस इंक्यूबेशन, बच्चे आपने कभी सुना होगा जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, जो अभी हेल्दी नहीं होते, उन्हें इंक्यूबेटर में रखा जाता है। इंक्यूबेटर एक मशीन होती है जिनमें, अगर हम बच्चों के रिलेटेड बात करें तो इंक्यूबेटर इज अ मशीन जिनमें कि उन्हें तब तक रखा जाता है जब तक वो हेल्दी ना हो जाए। अगर कोई बच्चा बड़ा छोटा है, मतलब वो टाइम से पहले अगर उसका बर्थ हो गया है, उस केस में उसे जो है वो इंक्यूबेटर में रखा जाता है ताकि उसके अंदर जो न्यूट्रिशन या जो भी उसके विटामिन या कोई भी चीज की अगर उसके अंदर कमी थी, वो चीज उस इंक्यूबेशन मशीन में, इंक्यूबेटर में वो पूरी हो जाती है। वेरी इन द वेरी सेम वे बिजनेस इंक्यूबेशन भी वही चीज है। यहाँ पे हम बिजनेस इंक्यूबेशन की बात कर रहे हैं कि कोई बिजनेस है जो अभी न्यू है, अभी छोटा है, अभी वो अच्छी तरह से काम नहीं कर पा रहा है, तो ये जो बिजनेस इंक्यूबेटर्स होते हैं ये मदद करते हैं उस बिजनेस को सरवाइव करने में, उसे ग्रो करने में, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने में, उनको फाइनेंशियली हेल्प प्रोवाइड करवाते हैं, उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हैं ताकि वो जो है वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाए। सो बिजनेस इंक्यूबेशन प्रोवाइड नरिशिंग, इंस्ट्रक्टिव एंड सपोर्टिव इन्वायरमेंट। नरिशिंग मतलब वो इन्वायरमेंट जिसमें हमें सारी हेल्दी चीजें मिलती है कि जो चीज बिजनेस को डेवलप करने के लिए जरूरी है। इंस्ट्रक्टिव मत, दे आर हेल्पिंग द बिजनेस बाय प्रोवाइडिंग देम इंफ्रास्ट्रक्चर, वो उन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं। दे आर प्रोवाइडिंग देम सपोर्ट टू एंटरप्रेन्योर, ताकि जो क्रिटिकल स्टेज है, जो इनिशियल स्टेज है बिजनेस को सेटअप करने की, वो उस स्टेज से निकल सके, उस स्टेज को वो आराम से क्लियर कर सके कि वो आराम से अपने न्यू बिजनेस को सेटअप कर सके। The goal of incubator is to increase the chance that a startup will succeed and shorten the time and reduce the cost of establishing and growing its business. So basically जो हमारे incubators होते हैं उनका main goal क्या है? उनका goal है कि वो जो नए स्टार्टअप बिजनेस हैं, जो अभी अभी बिजनेस शुरू हुए हैं, उनको वो हेल्प करे कि वो अपने उस बिजनेस को जो है वो सक्सेसफुली चला सके। शॉर्टन द टाइम एंड रिड्यूस द कॉस्ट, कि टाइम पीरियड मतलब लेस टाइम में वो अपने बिजनेस को इफेक्टिवली चला सके, उनका खर्चा कम हो सके और वो अपने बिजनेस को ग्रो कर सके। ये सारा रोल जो है ये हमारे इंक्यूबेटर्स का होता है। देखो ये जैसे दिस इज अ काइंड ऑफ मशीन, जो अभी मैंने आपको बताया कि जो हमारे प्री मिच्योर बेबीज होते हैं उनको इंक्यूबेटर में रखते हैं ताकि वो मिच्योर हो जाएं। इसी तरह बिजनेस को भी हम इंक्यूबेटर के थ्रू मिच्योर करते हैं कि उन्हें उस स्टेज पे लेके आते हैं कि जहां पे उनको अच्छी तरह से डेवलपमेंट हो सके, उनकी उनकी ग्रोथ हो सके। सो हु इज अ बिजनेस इंक्यूबेटर? कौन होता है ये बिजनेस इंक्यूबेटर? अ बिजनेस इंक्यूबेटर इन अ बिजनेस Speak is a company that help a new and startup companies to develop by providing services such as management training or office space. बेटा ये बिजनेस इंक्यूबेटर्स या तो कंपनीज होती हैं या सेंटर्स होते हैं जो कि हेल्प करते हैं नई कंपनीज को डेवलप होने में, उनको सर्विसेज प्रोवाइड करवा के। सर्विसेज कैसी? कि उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करा के, उनको चीजें सिखा के या उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करके दे आर हेल्पिंग द न्यू स्टार्टअप कंपनीज टू डेवलप। बच्चे डेफिनेशन समझ है इसमें उनका क्या फायदा है इसमें? बच्चे उनका ये फायदा, जो बिजनेस इंक्यूबेटर्स है बेटा, उनका फायदा ये होता है कि उनको पीछे गवर्नमेंट से सपोर्ट आती है। दे गेट फंड्स फ्रॉम द गवर्नमेंट टू गिव ट्रेनिंग, कि जितनी भी वो ट्रेनिंग दे रहे हैं उनके ऊपर, देखो हमने जब किया था कुछ फीस भी होती है, कि फीस जनरली ये नहीं लेते स्टार्टअप से, गवर्नमेंट जो है उनके थ्रू इनको फंड्स जो है वो प्रोवाइड करवाए जाते हैं। ये बड़ी बड़ी कंपनीज होती है जो बड़ी अच्छी, जो इनके पास फंड्स होते हैं, फाइनेंस इनके पास बड़ा होता है, थोड़ा सा इनकी कह लो, जैसे आप कहते हैं ना कि कोई ज्यादा बड़ी कंपनी हो तो दे वांट्स टू डू अ चैरिटी और सम काइंड ऑफ एनजीओज दैट हेल्प, कि हाँ उनका जो पैसे होते हैं दे कन्वर्ट इनटू अ वाइट मनी, तो उसके कारण दे आर हेल्पिंग द स्टार्टअप कंपनीज कि हाँ हमारा जो एफर्ट है वो स्टार्टअप कंपनीज के पास चला जाए।
कि इनका मेन काम ही ये है, इनके पास और कोई काम नहीं है। जैसे हम अगर मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी की बात कर रहे हैं, दे आर डूइंग मैन्युफैक्चरिंग। बिजनेस इंक्यूबेटर्स बने ही इसलिए हैं कि उनके पास सफिशिएंट फंड है, दे आर ट्राइंग टू पुश अनदर बिजनेस, कि हाँ दूसरे बिजनेस जो हैं वो वेल एस्टेब्लिश हो जाए। हम आगे अभी पढ़ते हैं कैसी कैसी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। देखो सबसे पहले सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय इंक्यूबेटर्स। इंक्यूबेटर्स जो होते हैं बेटा, ये बेसिकली आपके जो कह लो, एक सेकंड मैं बताती हूँ आपको। ये देखो, जैसे दीज आर अ टॉप 10 इंक्यूबेटर्स इन इंडिया, इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप आईआईटी मुंबई। अब ये कोई कंपनी, ये गवर्नमेंट के द्वारा खोले गए सेंटर्स हैं, गवर्नमेंट फंड्स प्रोवाइड कर रहा है इन्हें। जैसे हमारे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक हो गए, नेशनलाइज बैंक है हमारे। सो दीज आर institutions, these are companies who trying to provide financial or marketing help to a new setup companies। जैसे टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर्स, टेक्नो पार्क टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर्स, ये केरला में है। इसी तरह हमारा स्टार्टअप विलेज है केरला में, इंडियन एंजल नेटवर्क है। ये सारे जो है, ये गवर्नमेंट ने अलग अलग जगह पे अपने सेंटर्स खोले हुए हैं टू प्रोवाइडिंग हेल्प, कि एंटरप्रेन्योर्स को किसी भी तरह की मदद चाहिए, वेदर दे नीड फाइनेंशियल हेल्प, इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्प, वेदर दे नीड हेल्प इन केस ऑफ ट्रेनिंग और स्किल्स जनरेशन, वो सारी उनको वहां पे मिलेंगी। एक तरह से ये ट्रेनिंग सेंटर्स हैं। सो हम थे सर्विसेज पे, कि कौन कौन सी सर्विसेज जो है वो इंक्यूबेटर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दे शेयर द प्रेमिसेस, वो उनको जगह प्रोवाइड करते हैं, कि दे प्रोवाइडिंग द स्पेस, कि गवर्नमेंट ने जो सेक्शन अलॉट किए होते हैं, प्लॉट्स काटे होते हैं किसी फैक्ट्रीज को अलॉट, जैसे इंडस्ट्रियल इस्टेट बनानी है, इंडस्ट्रियल क्लस्टर बनाना है, तो वो हमारे इंक्यूबेटर्स जो है वो प्रीमिसेस को शेयर कर देते हैं। देन इज अ बिजनेस एडवाइस, दे आर प्रोवाइडिंग एडवाइसेस, कि हाँ जी आप इस बिजनेस में काम शुरू करो, आप ये प्रोडक्ट शुरू करो, आपकी सेल्स इतनी होंगी। सो इंक्यूबेटर्स आर प्रोवाइडिंग द एडवाइसेस फॉर बिजनेस, दे आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज रिलेटेड टू बिजनेस। अगर आपको कोई रिसर्च करवानी है, कोई मार्केट के बारे में नॉलेज चाहिए, आपको अपना कोई मिडल मैन चाहिए, तो दे हैव अ स्ट्रॉन्ग लिंक विद ऑल द नेटवर्क, तो ये जो है ये आपको असिस्टेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। देन नेटवर्किंग है, ऑफ कोर्स अगर गवर्नमेंट के थ्रू ये सेटअप किया गया है, तो गवर्नमेंट के थ्रू हमें पता है कि हमने किस पर्सन को अप्रोच करना है, कहाँ से हमें जो है वो अच्छा फंड्स आ सकते हैं, हमें सक्सेस मिल सकती है। देन इज मेंटरिंग, दे आर एक्ट एज अ गाइड, कि जो हमारे न्यू एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, अगर उन्हें कुछ समझ नहीं लग रहा, दे आर प्रोवाइडिंग गाइडेंस टू देम। और इट ऑल्सो एक्ट एज अ फुल टाइम मैनेजर, कि वो आपके बिजनेस को मैनेज भी कर सकते हैं इन केस कि अगर आपसे वो प्रॉपरली मैनेज नहीं हो रहा है, तो फॉर अ मीन वाइल, कि कुछ टाइम के लिए वो आपको एज अ मैनेज, वो अपने आप को एज अ मैनेजर भी रिगार्ड कर सकते हैं, कि आप ये काम ऐसा करो तो ये अच्छे वे से होगा। सो ऑल दीज सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय द इंक्यूबेटर्स। Incubating need, the next thing is the incubation period for an individual business is normally from 1 to 3 years, कि 1 से 3 साल तक का, मिनिमम 1 साल होता है और मैक्सिमम आपका 3 साल तक का पीरियड होता है, जहां पे यू नीड फाइनेंशियल हेल्प और यू नीड हेल्प फ्रॉम these institution। द फैक्टर क्रूशियल टू इंक्यूबेटर सक्सीड इंक्लूड, कि अब कोई भी इंक्यूबेटर्स जो है वो अपने काम को इफेक्टिवली करते हैं, तो उस, जैसे अभी माया ने पूछा था कि क्या फायदा होता है, दैट इज अ थिंग, कि देखो एक तो उनके पास सॉलिड मार्केट होती है। सॉलिड मार्केट मींस दे नो कि थिंग्स कैसी चल रही हैं, हमें कहाँ से प्रॉफिट जनरेट हो सकता है, कौन सा बिजनेस अगर हम रन कराएंगे तो ओवरऑल गवर्नमेंट के पास जो है वो फंड्स इकट्ठे हो सकते हैं। दे हैव अ साउंड फाइनेंशियल बेस, उनके पास फंड्स होते हैं बिकॉज दे आर बैक्ड बाय अ गवर्नमेंट, कि उनको जो है गवर्नमेंट की सपोर्ट होती है। दे हैव अ स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी सपोर्ट, उनके पास कम्युनिटी की भी सपोर्ट होती है। जैसे आपके बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, दे आर ऑल्सो लिंक्ड विद योर इंक्यूबेटर्स, की अगर देखो इंक्यूबेटर्स में जो पर्सन अपनी रजिस्ट्रेशन कराता है, उनको इंफॉर्मेशन मिलती है कि हाँ जो बड़ी कंपनीज है वो कैसे वर्क कर रही हैं, आप कैसे वर्क करो, उन्होंने ऐसा काम किया है, आप कैसा काम करो कि आप उनसे उनके जैसे हो सको। सो दे आर प्रोवाइडिंग यू अ गाइडेंस, अ पॉलिसी सपोर्ट परस्पेक्टिव टू अट्रैक्ट अ गवर्नमेंट लिंकेज, कि उनके पास ऐसी पॉलिसीज होती हैं जिनसे जो एंटरप्रेन्योर्स है वो अट्रैक्ट होते हैं
और वो ऐसी पॉलिसीज क्या है, उनकी गवर्नमेंट के साथ जो लिंक होते हैं, दैट इज अ मेन थिंग, कि उनको जो है वो गवर्नमेंट की सपोर्ट प्रोवाइड होती है. So to provide a support to entrepreneurs through a supportive environment that help them to establish a business idea and to develop the concept of market ready product. So सबसे पहली चीज जो incubators आपको provide करते हैं किसी भी person को जिसने भी कोई नया काम शुरू करना है, is that कि वो आपको एक business idea आपके साथ डिस्कस करते हैं. दे वांट्स यू टू क्रिएट अ बिजनेस आइडिया. आपके कंसेप्ट क्लियर करते हैं कि आपको एक ऐसा प्रोडक्ट जो है वो प्रोवाइड करवाते हैं जो कि मार्केट रेडी प्रोडक्ट हो, कि आप उसे मार्केट में बेच सको. सपोर्ट द एक्विजिशन ऑफ अ बिजनेस नॉलेज, कि बिजनेस के बारे में अगर आपको कोई भी नॉलेज चाहिए, कोई भी नॉलेज आप एक्वायर करना चाहते हो, दे आर देयर टू प्रोवाइड यू सच नॉलेज. वो आपको उस नॉलेज के बारे में जितनी भी आपकी डिस्कशन हो वो आपके साथ कर सकते हैं. फैसिलिटेट द राइजिंग ऑफ नेसेसरी फाइनेंस, जितना फाइनेंस आपको चाहिए जो आपसे नहीं अरेंज हो पा रहा, दे हेल्प यू कि कहां से आपको ये फाइनेंस मिल जाएगा, आप क्या करो, आपको कहां से हेल्प हो जाएगी. दे आर प्रोवाइडिंग दैट गाइडेंस ऑल्सो. इंट्रोड्यूस द एंटरप्रेन्योर टू बिजनेस नेटवर्क, कि जो हमारा बिजनेस नेटवर्क होता है बड़ा, कि पहले सप्लायर्स हैं, ये हमारे जो हैं ये ट्रांसपोर्टर्स हैं, यहाँ इसके थ्रू आप अपने सामान को ट्रांसपोर्ट कर सकते हो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. देन दे आर होलसेलर, दे आर रिटेलर्स. तो वो इंट्रोड्यूस कराते हैं. एज ए लेमैन अगर मैंने सोचा है कि हाँ मैं जी काम खोल लेती हूँ, मुझे ये नहीं पता कि मैंने सामान कहाँ से लेके आना है, मुझे ये नहीं पता कि सामान आएगा कैसे मेरे पास, सामान जब बन जाएगा वो कस्टमर के पास कैसे जाएगा. सो दे आर देयर टू इंट्रोड्यूस एंटरप्रेन्योर टू अ बिजनेस नेटवर्क, कि जितना भी नेटवर्क है वो उससे एक एंटरप्रेन्योर के को कह लो एक तरह से जानू कराते हैं. ऑल ऑफ विच शुड सब्सटेंशियली रिड्यूस द लेवल ऑफ फेलियर. अगर ये सारे काम वो आप करवा के दे रहे हैं 1 से 3 साल तक, दे आर देयर फॉर यू, तो इससे क्या होता है, हमारा जो सेटअप होता है, जो बिजनेस का हमने जो स्टार्ट किया होता है, तो उसमें फेलियर के चांसेस जो है वो रिड्यूस कर जाते हैं. हम उसमें सक्सेस की ओर जो है ग्रोथ की ओर जाना स्टार्ट हो जाते हैं. हाँ जी, टिल नाउ इज दैट क्लियर? यहां तक समझ आया? क्लास yes or no, is that clear to all? यस मैम. मैम इनडायरेक्टली बोल सकते हो कि गवर्नमेंट इसलिए हेल्प करती है एंटरप्रेन्योर्स की, ताकि उनको ज्यादा टैक्स मिल सके, इन रिटर्न प्रॉफिट हो सके. नहीं, बिजनेस चाहिए तो देखो टैक्सेस. ओवरऑल जो गवर्नमेंट का मोटिव होता है दैट इज अ डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी, राइट. वेन एवर कोई भी एक कंपनी जब बेटा एस्टेब्लिश होगी, दैट हेल्प द गवर्नमेंट और पीपल इन मेनी वेज. अकेली टैक्सेशन की बात नहीं होती है. देखो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इज अ पार्ट. एक बैकवर्ड एरिया जहां पे आपकी इंडस्ट्री खुल रही है वो एरिया डेवलप होगा, तो वहां पे लोगों तक फैसिलिटीज पहुंच रही है, अगर लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड रेस कर रहा है. वी कांट से कि गवर्नमेंट वांट्स टैक्स इसलिए वो उनकी हेल्प कर रही है. बेसिकली गवर्नमेंट वांट्स टू डेवलप अ नेशन, कि हर बंदे को वो खुद जॉब नहीं प्रोवाइड कर सकते. सो दे क्रिएट सच प्लेटफॉर्म कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सके, लोगों का जो डिमांड सप्लाई की चेन है वो पूरी हो सके, लोगों तक जो है वो चीजें पहुंच सके. ठीक है. यस मैम. There are some objectives also. Allow new entrepreneur to start their business by reducing related cost and risk. देखो नए एंटरप्रेन्योर्स बेटा, कोई भी एक सिंगल पर्सन जो बिजनेस खोलना चाहता है बट वो डरता है क्योंकि उसका खर्चा ज्यादा हो जाएगा, उसमें जो है वो रिस्क ज्यादा है. बट अगर हमें किसी की गाइडेंस मिल जाए, अगर हमें पता चल जाए कि हम पूछ सकते हैं उनसे कि हम ये काम सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, कैसे करेंगे काम, कोई एक्सपर्ट हमें मिल जाए, तो उस केस में जो हमारा रिस्क है और जो हमारे खर्चे हैं वो काफी हद तक हम रिड्यूस कर सकते हैं. जब हमें पता है कि कौन सा सेक्टर है जहां पे हमें पैसे लगाने हैं, कैसे हमने अपने फाइनेंस को मैनेज करना है. सो कॉस्ट और रिस्क जो है वो दोनों को ही हम रिड्यूस कर सकते हैं. इंक्रीज द चांस ऑफ सर्वाइवल एंड सक्सीड ऑफ अ बिजनेस कैपेसिटी एंड अ नेटवर्क. अगर इंक्यूबेटर्स ने आपकी हेल्प की तो उससे हेल्प क्या होगी कि आपका सक्सेस के चांसेस जो है वो बढ़ेंगे.
प्रमोशन ऑफ न्यू बिजनेस सेक्टर, एक नया बिजनेस सेक्टर जो है वो प्रमोट होगा, एक टोटली नया कंसेप्ट जो पहले आया नहीं है वो आप लेके आ रहे हो, आप इनोवेशन लेके आ रहे हो, तो एक नया बिजनेस सेक्टर जनरेट होगा, इनोवेशंस आएंगी। आईटीसी कंपनी मतलब जो हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की कंपनीज हैं वो सारी जो है वो हमारी ग्रो करेंगी। पार्ट ऑफ अ मेजर इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन, ये जो हमारे इंक्यूबेटर्स हैं ये जो हमारे इंडस्ट्रीज को रिकंस्ट्रक्ट करने का बहुत कह लो इम्पोर्टेंट थिंग है, कि आपके पास 1 से 3 साल है, आपने 1 साल खुद काम करके देखा, आपसे चीजें मैनेज नहीं हुई, यू अप्रोचेस टू इंक्यूबेटर्स कि हमें फाइनेंशियल हेल्प चाहिए, हमें मार्केटिंग की हेल्प चाहिए, हमें आपसे प्रमोशन की हेल्प चाहिए, सो दे आर देयर टू रिस्ट्रक्चरिंग योर बिजनेस। So introducing the entrepreneurial culture to social excluded groups, socially excluded groups, कि वो जो है ये जो हमारे इंक्यूबेटर्स होते हैं ये हमारे एंटरप्रेन्योर्स को सबसे इंट्रोड्यूस कराते हैं, कि ये हमारे इंट्रोड्यूस को सोशली एक्सक्लूडेड ग्रुप्स की वो चीजें भी जिनके बारे में उन्हें नहीं पता होता है, जो एक्सक्लूड कर गए होते हैं वो उनके उनसे भी वो उन्हें इंट्रोड्यूस कराते हैं कि हाँ जी ये आपका एंटरप्रेन्योरियल कल्चर है, यू नीड टू वर्क इन दैट कल्चर। सो नेक्स्ट अब ये बेनिफिट्स हैं, अब ये बेनिफिट्स मुझे आप लोग समझाओगे। सो फर्स्ट बेनिफिट रीड करो, एडवाइजरी सर्विसेज, ये एक तरह से मैंने आपको अभी सारे समझाए हैं, रीड करो और नहीं अपने आप समझाना शुरू कर दो, अदरवाइज फिर मैं नेम्स बोलूंगी। सो स्टार्टिंग विद फर्स्ट एडवाइजरी सर्विसेज, रीड इट इन 1 मिनट एंड देन एक्सप्लेन ये क्या बोल रहे हैं। हाँ जी, कौन बताएगा एडवाइजरी सर्विसेज? इनक्यूबेटर्स का फर्स्ट बेनिफिट इज एडवाइजरी सर्विसेज, हाउ? अपने आप किसी ने नहीं आंसर देना, सो आई स्टार्ट कॉलिंग यू बाय नेम। Ma'am, wait, ma'am. Let me read. ऑल राइट, मैम सिंपली इंक्यूबेटर्स जो स्टाफ होते हैं, मतलब इस डिपार्टमेंट में जो काम करते हैं उनके स्टाफ जो होते हैं वो एडवाइस देते हैं कंपनीज को कि लाइक किस टाइप से उनको स्ट्रैटेजीज बनानी चाहिए और कोई भी प्रॉब्लम से कैसे टैकल करना चाहिए। वेरी राइट। सो एडवाइजरी सर्विसेज बेटा सिंपली कि जो हमारे जो इंक्यूबेटर्स हैं वो एडवाइस प्रोवाइड करते हैं अपने क्लाइंट्स को, अपने क्लाइंट्स कंपनीज को, उनके साथ इनफॉर्मल मीटिंग्स करते हैं। इनफॉर्मल का मतलब होता है कि नॉर्मली उनसे मिलते जुलते रहते हैं अपने हर क्लाइंट से, ताकि वो उन्हें स्ट्रेटेजीज बता सके, उन्हें तरीके बता सके जिनकी उन्हें जरूरत है। टेक्टिकल नीड्स, टेक्टिक्स का मतलब भी हमारा स्ट्रेटेजीज ही होता है। सेकेंड पॉइंट इज फाइनेंस एंड अकाउंटिंग। हाँ जी, एनीबडी एल्स? हाँ जी, गुरलीन अनम्यूट योर माइक बच्चे। गुरविंदर, पवन, सारी क्लास अपने माइक्स अनम्यूट करो। अनम्यूट योर माइक राइट नाउ, अदरवाइज जो अभी माइक अपने अनम्यूट नहीं करेगा मैंने उनको एग्जिट कर देना।
Unmute your mic. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ जी, जिन्होंने नहीं किया वो भी करो जल्दी। सुखदीप, सिमरन, पवन, गुरविंदर, गुरलीन, अनम्यूट योर माइक। Yes, ma'am. हाँ जी, फोन साइड पे रख के भूल जाते हो कि माइक ऑन करने हैं। आवाज नहीं आई। सेकंड पॉइंट कौन समझाएगा? पढ़ो सारे सेकंड पॉइंट। ये कोई इतने मुश्किल पॉइंट्स नहीं है कि आप लोगों को समझना आए। फाइनेंस और एडवाइजरी सर्विसेज क्या है? सिंपल सा पॉइंट है, पढ़ो जल्दी। और जिनका माइक अभी तक अनम्यूट है उनकी अटेंडेंस नहीं लगने वाली। हाँ जी बच्चे, बाकी सारे अपने माइक्स अनम्यूट कर लो, क्योंकि मुझे चल गया पता कौन सुन रहा है कौन नहीं सुन रहा। मैम इनक्यूबेटर्स जो होते हैं वो सहायता करते हैं एक कंपनी को बजटिंग बनाने में, उनके टैक्स में, रिपोर्टिंग इश्यूज करते हैं, ऑल राउंड हेल्प करते हैं फाइनेंशियल। ऑलराइट बेटा। नेक्स्ट पॉइंट है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इंक्यूबेटर मैनेजमेंट, द मेंटरिंग टीम एंड अदर बिजनेस सर्विसेज प्रोवाइडर विल रिव्यू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी स्टेटस। बेटा जो हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज होती हैं वो होते हैं हमारे गुडविल, हमारे कॉपीराइट्स, हमारे पेटेंट्स। ये सारी चीजें भी हमारे बिजनेस के लिए उतनी ही जरूरी होती हैं जितनी हमारी मैन्युफैक्चरिंग। अगर हमने कोई नई चीज बनाई है, हमने उसका कॉपीराइट नहीं लिया है, हमने उसको पेटेंट नहीं करवाया है, तो उसकी कॉपी कोई भी कर सकता है, उस चीज को कोई भी यूज कर सकता है। सो ये जो हमारे इंक्यूबेटर मैनेजमेंट होती है, इनकी जो मेंटरिंग टीम होती है, जो इनकी गाइडेंस की जो इन्होंने एक टीम बनाई होती है, वो अपने क्लाइंट्स के साथ हमेशा मीटिंग करके उनकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी स्ट्रेटेजीज को भी डिस्कस करते हैं कि हाउ दे कैन मेक अ कॉपीराइट ऑफ देयर प्रोडक्ट। वो कैसे अपने प्रोडक्ट का पेटेंट करा सकते हैं, उनका कॉपीराइट करा सकते हैं, उसकी भी इंफॉर्मेशन, उसकी भी गाइडेंस वो उन्हें देंगे। लीगल असिस्टेंट, the incubator maintain relationship with a number of laws that provide some level of pro bono assistant and or reduce rate for incubator clients. लीगल असिस्टेंट का मतलब क्या होता है बेटा कि लाइक जैसे हमारी लॉ फर्म्स की हर चीज जो है, अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो वी नीड अ लीगल असिस्टेंस, कि कुछ भी हो सकता है, कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है। सो वी ऑल हैव टू नो कि लीगली क्या प्रोसीजर होता है हर चीज का। सो हमारे जो इंक्यूबेटर्स होते हैं वो हमारे लॉ फर्म्स के साथ रिलेशनशिप्स भी मेंटेन कराते हैं, ताकि हमें सही और गलत तरह की प्रो बोनो होता है बेटा कि कोई प्रॉब्लम आ जाती है उसमें व्हाट इज राइट और व्हाट इज रॉन्ग, उस चीज की असिस्टेंट जो है वो हमें प्रोवाइड हो सके। मैम फ्रीडम एज अ, हाँ एक तरह से, नॉट फ्रीडम इज नॉट एग्जैक्टली वर्ड, इसका मैं एग्जैक्टली वर्ड आपको बताती हूँ, एक सेकेंड। एक मिनट। इट इज लाइक बच्चे, प्रो बोनो मीन्स जैसे आप फ्री ऑफ कॉस्ट जैसे किसी को कोई असिस्टेंट प्रोवाइड करते हो ना, कि क्या चीज सही है क्या चीज गलत है, मीन्स यू आर नॉट चार्जिंग समथिंग, कि जैसे आपको लीगल फीस देनी पड़ती है लॉयर्स को, है ना। जो इंक्यूबेटर्स के क्लाइंट होते हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया होता है इंक्यूबेटर्स में, वो जब अपने इंक्यूबेटर्स का स्टाफ उन्हें जाके लॉ फर्म्स के साथ उनको इंट्रोड्यूस कराता है, इन दैट केस जो उनकी प्रो बोनो असिस्टेंट होती है, फ्री ऑफ चार्ज असिस्टेंट, की उनको इजीली एडवाइस मिल सकती है अपने लीगल मैटर्स के ऊपर विदाउट चार्जिंग एनी फीस। और कुछ कम रेट्स हो जाते हैं, या तो बिल्कुल ही
फ्री मिल जाती है या देना पड़ता है, बट थोड़े कम प्राइसेस के ऊपर, थोड़े लेस रेट्स के ऊपर जो देना पड़ता है, दैट इज ड्यू टू कि वो इंक्यूबेटर के क्लाइंट है, वो इंक्यूबेशन में रजिस्टर्ड है. Then is office operation, individual services, business address, mail services, internet connection, conferences and meeting room. ऑफिस में एक मतलब जैसे एक बिजनेस को ऑफिस असिस्टेंस या ऑफिस के जो ऑपरेशंस है, इंडिविजुअल सर्विसेज के लिए वो बिजनेस का एड्रेस कैसे आपका मेंटेन हो, कि आपका एड्रेस क्या होना चाहिए, आप इसको कैसे लिखो, आपकी मेल सर्विसेज को, आपके इंटरनेट कनेक्शन को, हाउ योर कॉन्फ्रेंस रूम्स लुक लाइक, आपका मीटिंग रूम कैसा होना चाहिए, वो सब चीजों का भी ध्यान रखते हैं. दे ऑल्सो शेयर्ड सर्विसेज, वो अपने साथ सर्विसेज शेयर भी कर सकते हैं कि जो चीजें आपके ऑफिस में नहीं है वो अपनी चीजें आपके साथ शेयर कर सकते हैं. दैट इज शेयर ऑफिस इक्विपमेंट. जैसे आपका फैक्स मशीन हो गई, कोई लेजर प्रिंटर हो गया, कोई फोटोस्टेट मशीन है, या कोई प्रोजेक्टर्स हैं, या कोई भी और आपको मिसलेनियस इक्विपमेंट जो भी चाहिए होगा, दे कैन ऑल्सो प्रोवाइडेड द कंपनीज विद दैट इक्विपमेंट्स ऑल्सो. देन इज पब्लिक रिलेशन मार्केटिंग. पब्लिक रिलेशन मार्केटिंग में एंड मार्केटिंग में क्या आता है? incubators management, the mentoring team and other business services provider will review strategies. So यहाँ पे जो incubator की मैनेजमेंट होती है, जो हमारी मेंटरिंग टीम होती है, और जो हमें सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है स्टाफ, वो सारा स्टाफ हमारी स्ट्रेटेजीज को रिव्यू करते हैं. दे आर चेकिंग आवर होल स्ट्रेटेजीज रिलेटेड टू अ पब्लिक रिलेशन, कि हम कस्टमर्स को कैसे डील कर रहे हैं, हम अपने हमारे सप्लायर्स के साथ क्या लिंक है, हाउ वी आर डीलिंग विद आवर इन्वेस्टर्स. हर पब्लिक जो पर्सन हमारी कंपनी के साथ लिंक्ड है उसके साथ हमारे रिलेशंस कैसे, एंड हाउ वी आर मार्केटिंग आवर प्रोडक्ट, हम अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग कैसे कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. तो ये सारी चीजों का रिव्यू रखते हैं, ये उसको चेक करते हैं कि वेदर एवरीथिंग वाज डन ऑन टाइम और नॉट. Then is a sales assistant. Incubator management and advisor will assist client in developing sales strategies and understanding the sale process. अब incubators अपने clients को advisory services भी देते हैं, वो help करते हैं कि वो sales की strategies को develop करें अच्छे से, और वो उनका जो sales का process है उन्हें वो समझ सके. If necessary, referral will be made to a professional services provider who can further assist in developing and implementing effective sales strategy. अगर और जरूरत है तो वो उन्हें एक्सपर्ट्स के साथ भी, प्रोफेशनल सर्विसेज का मतलब क्या है, दे आर कॉन्टैक्ट एक्सपर्ट्स, वो एक्सपर्ट्स के साथ डील कर रहे हैं, वो उनको एक्सपर्ट्स के साथ मिला रहे हैं जो कि उन्हें और ज्यादा असिस्ट कर रहे हैं कि वो अपनी सर्विसेज को कैसे इफेक्टिवली जो है वो अपनी स्ट्रेटेजीज को बना सके. सो ये हम आगे यहां तक क्लियर है बेटा? ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं? बेनिफिट्स ऑफ इनक्यूबेटर्स आर क्लियर माया? यस मैम. ऑलराइट. देन ये अभी हमने किया था थोड़ी देर पहले कि टॉप 10 स्टार्टअप इनक्यूबेटर्स इन इंडिया, की इंडिया में दीज आर द लिस्ट ऑफ टॉप 10 स्टार्टअप्स की इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योर, दैट इज IIT मुंबई. देन इन टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर, दैट इज इन IIT दिल्ली. टेक्नोपार्क टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर, दैट इज इन केरला. और इसी तरह हमारा स्टार्टअप विलेज है केरला में, इंडियन एंजल नेटवर्क है, टेक्नोपार्क है, सेंट्रल इनोवेशन इंक्यूबेशन एंटरप्रेन्योरशिप IIM अहमदाबाद. ये सारे सेंटर्स हैं जहां पे ट्रेनिंग दी जाती है एंटरप्रेन्योर्स को टू बिकम अ बेटर और टू डू अ बेटर बिजनेस. नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज इंक्यूबेशन प्रोसीजर, कि इंक्यूबेशन का प्रोसीजर क्या है, हाउ इंक्यूबेटर्स हेल्प एंटरप्रेन्योर्स, कि वो किस तरह से उनकी हेल्प करते हैं अपना काम करने के लिए. एक मिनट. एक सेकंड. All right बेटा. So incubation procedure starting with the first point. इसके आपके टोटल 15 पॉइंट है और ये ही हमारा आज का लास्ट है, ये हो जाएगा आपका
लेक्चर में। द फर्स्ट थिंग इज एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी का मतलब क्या होता है बेटा कि कौन कौन से पर्सन, कौन कौन से इंडिविजुअल इनक्यूबेटर्स में ट्रेनिंग लेने के लिए एलिजिबल है। सो स्टार्टिंग विद कोई भी मेंबर, कोई एलिमिनाई। एलिमिनाई का मतलब होता है जैसे उनका कोई पुराना क्लाइंट है, कोई उनका पुराना स्टूडेंट है, कोई रिसर्च और डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से उनका कोई पार्टनर है, कोई यूनिवर्सिटीज हैं वो भी उनके साथ ज्वाइन हो सकती हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज भी उनको हेल्प प्रोवाइड कर सकती हैं बाय प्रोवाइडिंग देम रिसर्च एंड इनोवेशन। प्रपोजल विद सोशल एंड स्ट्रेटेजिक इम्पैक्ट, वो सोसाइटी से, कम्युनिटी से और वेरियस सोसाइटी सोशली, और वो स्ट्रेटेजिक इम्पैक्ट होता है कि क्या स्ट्रेटेजीज बनाए जिनका इम्पैक्ट हमारी सोसाइटी पे पड़ रहा है। मीन्स दे आर गेटिंग touched with, they are getting in contact with society also. Then is potential for large source generation, उनके पास potential, कोई भी कंपनी जिसके पास सोर्सेज हैं जो सोर्स जनरेट करने में हेल्प कर सके, जो वैल्यू क्रिएट करने में हेल्प कर सके, टू बी रजिस्टर्ड इन अ कंपनीज एक्ट, और वो कंपनी जो है कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड होनी चाहिए। ये सारी जो कंपनीज हैं बेटा ये उनके साथ एलिजिबल हो सकती हैं। एलिजिबल मतलब ये जो चीजें हैं ये उनके साथ टाई अप कर सकती हैं टू प्रोवाइडिंग हेल्प टू द एंटरप्रेन्योर्स। तो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट थिंग स्टार्ट होता है दैट इज एडमिशन प्रोसेस, कि कैसे किसी को भी इनक्यूबेटर्स में एडमिशन मिलती है। सो द फर्स्ट थिंग इज प्री एप्लीकेशन क्वेश्चनेयर विच वी कॉल्ड एज अ PAQ, कि अगर मैंने एडमिशन लेनी है तो उस केस में मेरे पास एक क्वेश्चनेयर होगा जिसे मैं प्री एप्लीकेशन क्वेश्चनेयर बोलूंगी, और आई हैव टू फिल दैट क्वेश्चनेयर। वहां पे जो जो क्वेश्चनेयर उन्होंने क्वेश्चन पूछे होंगे देन वो क्वेश्चनेयर मुझे सारा फिल करना पड़ेगा। उसके बाद मुझे अपने बिजनेस का डिटेल प्लान जो है, हम मेरा बिजनेस मैं किस रिलेटेड शुरू करना चाहती थी, मैंने क्या काम किया है अभी तक अपने बिजनेस पे, वो हर चीज मुझे मेंशन करनी पड़ेगी। देन मेरे पास जितनी भी डिटेल, मेरे पास टेक्नोलॉजी है, IT है, मेरे पास जितनी भी मेरे पास आप कह लो इंफॉर्मेशन है और टेक्नोलॉजी है उसकी डिटेल्स मुझे देनी पड़ेंगी। देन एक स्क्रीनिंग एंड प्रेजेंटेशन इन फ्रंट ऑफ एक्सपर्ट, वो जो बैठे होंगे वहां पे एक्सपर्ट, उनके सामने मुझे एक छोटी सी प्रेजेंटेशन रिगार्डिंग माय बिजनेस की, हाँ ये बिजनेस इस तरह मेरा ये है और यहाँ तक मैं पहुंची हूँ, अब ये सब चीजें हो रही हैं। सो देयर इज अ स्क्रीनिंग और प्रेजेंटेशन। देन इज डिसीजन बेस्ड अपॉन टेक्निकल, बिजनेस एंड फाइनेंशियल वायबिलिटी। फिर डिसीजन लिया जाता है कि टेक्नोलॉजी वाइज या बिजनेस को किस चीज की नीड है या फाइनेंशियली नीड है, उन सब चीजों को ध्यान में रख के डिसीजन लिया जाता है। दिस इज योर एडमिशन प्रोसेस। उसके बाद इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जब एक बार एडमिशन हो जाती है उसके बाद थर्ड आता है हमारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। एनी ग्रांट फ्रॉम अ पब्लिक और प्राइवेट रिसोर्स हैज बीन यूज्ड प्रीवियसली। आपको मेंशन करना पड़ता है कि इससे पहले आपने किसी भी तरह की ग्रांट, किसी भी तरह का कोई भी फंड या सब्सिडी पब्लिक या प्राइवेट सोर्सेज से पीछे लिया तो नहीं है। अगर लिया है तो यू हैव टू मेंशन दैट। Applicants right in intellectual property ownership with respect to whether his expertise has been used in product development or not। जो बेटा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज के राइट्स होते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज में हमारे कॉपीराइट्स, पेटेंट्स, हमारे ट्रेडमार्क्स, ये सारी चीजें आती हैं। जिन भी एप्लीकेंट्स ने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की ओनरशिप ग्रांट की होती है उन्हें ये चेक करना पड़ता है क्या उनकी उस चीज की नॉलेज उनके प्रोडक्ट डेवलपमेंट में यूज हो सकती है या नहीं हो सकती। Then statement from owner and a creator that they are owner and creator of IP, कि एक स्टेटमेंट चाहिए जिसको आप डेक्लेरेशन भी बोल सकते हो कि उस पर्सन से, ओनर ऑफ अ बिजनेस से, कि उसने अपनी प्रोडक्ट की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज जो हैं वो करवाई हुई हैं, उसने अपने ट्रेडमार्क्स लिए हुए हैं, उसने कॉपीराइट्स या पेटेंट लिए हुए हैं या नहीं लिए हुए, वो चीज भी उन्हें पता होनी चाहिए। उसके बाद बेटा then is a seed loans, they are providing them seed loans also based upon the funds availability, कि किसी कंपनी के पास कितने फंड्स है उस बेसिस के उन्हें सीड लोन्स का मतलब होता है स्टार्टअप लोन्स। सीड का मतलब होता है बेसिकली आपका बीज, जब एक पौधा बढ़ता है तो इट स्टार्ट विद अ सीड। सो इन द सेम केस उसको उसी नाम से सीड लोन बोला जाता है। सो सीड लोन बेस्ड अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स,
ये जो है ये सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर्ड कंपनीज के लिए ही प्रोवाइडेड है। मैंने आपको रजिस्ट्रेशन के बेनिफिट्स में बोला था, इफ योर कंपनी इज रजिस्टर्ड ओनली देन you can avail the benefit which is provided by the government, otherwise you are not eligible for that. Based upon the eligibility criteria, जो भी उनका eligibility criteria है, अगर आप उसको fulfill कर रहे हो then you are eligible for seed loans. डिसबर्समेंट बेस्ड अपॉन माइलस्टोन्स। माइलस्टोन्स का मतलब होता है बेटा डिस्टेंस के अकॉर्डिंगली, कि आपकी जो फैक्ट्री है वो रूरल एरिया में है, बैकवर्ड एरिया में है, नॉन बैकवर्ड एरिया में है, उस अकॉर्डिंगली वो लोन्स को डिसबर्स करते हैं। डिसबर्स करने का मतलब है उसे स्प्रेड करते हैं कि कितना लोन किस एरिया में किस सेक्टर को दिया जाना चाहिए। देन प्रेफरेंस टू कंपनी विद अ स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट एंड कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम प्रमोटर्स, कि वो उन कंपनीज को पहला प्रेफरेंस देते हैं जिनके ओनर्स या प्रमोटर की अपनी कंपनी को लेके स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट है, वो एक्चुअल में चाहते हैं कि उनका बिजनेस जो है वो सरवाइव करे। नॉट एंटाइटल्ड टू गिव एनी रीजन फॉर रिजेक्शन। और सीड लोन्स के लिए बेटा हार्डली ही ऐसा केस आता है कि रिजेक्शन मिले। अगर इफ एनी कंपनी नीड अ सीड लोन, इंक्यूबेटर्स के केस में अगर ये सारी चीजें वो उन्हें प्रोवाइड करा दे, वो रजिस्टर्ड कंपनी हो, तो देयर इज नो रीजन टू रिजेक्ट दैट एप्लीकेशन। देन इज दे आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग अ इंफ्रास्ट्रक्चर। The infrastructure facility offered to the incubating company on the individual basis along with the set of common infrastructure. Infrastructure facilities कैसी उनको provide करवाई जाती हैं? Like infrastructure means आपको building के लिए अगर कोई material की requirement है, they are providing you that material. They are providing you office space, वो आपको जगह दे रहे हैं. Internet connection provide कर रहे हैं. They are providing you machineries like fax machine, photocopier, कोई स्कैनर है, कोई फाइल सर्वर है, कोई कॉन्फ्रेंस रूम चाहिए आपको, प्रोजेक्टर के लिए, कोई कैंटीन के लिए जगह चाहिए, दे आर देयर टू प्रोवाइडिंग यू सच इंफ्रास्ट्रक्चर ऑल्सो। देन इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ होस्ट एंड पार्टनर इंस्टीट्यूशन, कि आपका तो इंफ्रास्ट्रक्चर दे आर प्रोवाइडिंग यू दैट, बट दे आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर टू पार्टनर इंस्टीट्यूशन, कि आपके साथ लाइक आपकी कोई काम है जिसमें केमिकल्स का यूज होता है, यू नीड अ लैबोरेटरी, सो वो क्या करते हैं, वो अपने डिपार्टमेंट्स की जैसे अभी मैंने आईआईटी में बोला था कि सेंटर्स होते हैं इंक्यूबेशंस, सो दे आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग रिसोर्सेज फ्रॉम अपनी जो इनकी इंस्टीट्यूशनल रिसोर्सेज होती हैं, ये वो भी ओपन कर देते हैं अपने जो क्लाइंट्स है उनके लिए, कि वहां से अगर आपको कुछ यूज करना है, यू वांट टू यूज लैब्स, और कोई आपको साइंस के लिए कोई एक्सपेरिमेंट करने के लिए किसी भी तरह के लिए कोई जगह चाहिए, तो आप वो भी यूज कर सकते हो। सो असेस टू द इंस्टीट्यूशनल रिसोर्सेज, जितने भी इंस्टीट्यूशन के रिसोर्सेज होते हैं उनको भी उनकी भी असेस ग्रांट करवाई जाती है। Then is other services apart from the physical infrastructure. Business incubator intends to create other support services which would include pool of mentors, expert in technology, legal and financial related matters. They are organizing the events, meeting with visitors, pool of information and knowledge, management, education and training. ऊपर जो हमने सर्विसेज पढ़ी, whether it is infrastructure, whether it is funds, या हमने अभी जो जो चीजें पढ़ी हैं कि वो अपनी लैब्स की असेस दे देते हैं, दे आर गिवन यू प्रॉपर सीड लोन्स, और हर चीज वो आपको प्रोवाइड करा रहे हैं रिगार्डिंग ऑल दैट योर एक्टिविटीज। उसके अलावा भी क्या चीजें हमें प्रोवाइड हो रही हैं बेटा, वो हमें एक्सपर्ट्स से, चाहे वो टेक्नोलॉजी में हो, चाहे वो लीगल्स में हो, या वो फाइनेंशियल एक्सपर्ट हो, हमें किसी से भी मिलना है, दे कैन अरेंज अ मीटिंग, दे कैन ऑर्गेनाइज इवेंट्स लाइक एग्जीबिशंस करवा ली उन्होंने, कॉन्फ्रेंस करवा ली उन्होंने, कोई सेमिनार्स करा ले जिससे हमारी नॉलेज इंक्रीज हुई। हम विजिटर्स से बात कर सकते हैं, मीटिंग्स विद विजिटर, कोई एक्सपर्ट आ रहा है हम उससे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमें इंफॉर्मेशन जनरेट करके देनी, मार्केटिंग की, मार्केट की पूरी हमारा कस्टमर के बारे में हमें बताना, सो मैनेजमेंट एजुकेशन प्रोवाइड करनी, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हमारे लिए चलाने, सो ये सारी सर्विसेज भी जो है ये इंक्यूबेटर्स प्रोवाइड करते हैं। The performance of, that is 8th is your periodic assessment. The performance of incubating company are evaluated periodically. जिसको ये सारी हेल्प प्रोवाइड की जा रही है बेटा, उनकी जो परफॉर्मेंस है उसे भी वो इवेल्युएट करते हैं। द कंपनी हैव टू सबमिट द इंफॉर्मेशन ऑन अ क्वार्टरली बेसिस इन द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट। एक फॉर्मेट होता है
जो कि उस कंपनी को उस फॉर्मेट में अपनी सारी पीरियोडिकली इंफॉर्मेशन जो है वो देनी पड़ती है क्वार्टरली बेसिस के ऊपर, मतलब हर 4 महीने बाद जो है उन्हें अपना रिव्यू देना पड़ता है कि हम कहाँ पहुंचे हैं। The company will also subject to an annual assessment by the committee comprises of external expert. फिर incubators में external experts की एक कमेटी सेट होती है जो उस कंपनी को annually assess करती है, मीन्स एक साल में एक बार उनकी असेसमेंट की जाती है कि is that company is doing well or not. The company have to submit their annual report each year within a period of 2 months from the date of closing account. बेटा अकाउंट्स जो है वो क्लोज होते हैं ऑन 31 मार्च। 31 मार्च से पहले 2 महीने पहले जो है सॉरी विद इन अ पीरियड ऑफ 2 months फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजिंग द अकाउंट्स, मतलब जिस दिन उन्होंने अपने अकाउंट्स को क्लोज किया है उस दिन से लेके 2 महीने तक कंपनी को अपनी एनुअल रिपोर्ट जो है वो भी सबमिट करानी पड़ती है अपने इंक्यूबेटर्स पे। इंक्यूबेटर्स पे क्यों सबमिट करानी पड़ती है? बिकॉज दे वांट्स टू नो कि क्या परफॉर्मेंस चल रही है उनकी, उनका परफॉर्मेंस का रिव्यू कैसा है, हाउ दे आर परफॉर्मिंग इन दैट केस। देन इज इंफॉर्मेशन सबमिशन। Incubating company has to submit about all material changes or development taking place in their company from time to time. Also the information has to submit all also the company has to submit all the information regarding changes, कि जो भी कंपनी है जिसको इंक्यूबेटर सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहा है उसे टाइम टू टाइम जो भी कंपनी में चेंजेस हो रहे हैं वो सारे चेंजेस के बारे में इंक्यूबेटर्स को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी। किसी भी तरह का कोई भी चेंज हो रहा है, अगर कोई डेवलपमेंट हो रही है, कोई चेंज आ रहा है, कोई मेंबर छोड़ के गया है, कोई नया आया है, कोई मशीनरी लेके आए हो, हर चीज की इंफॉर्मेशन जो है वो आपको सबमिट करानी पड़ेगी। Then is tenure of business incubators. The company will permit to stay in business incubator for a period of 36 months. 36 months के लिए वो incubators में रह सकती है कंपनी। The nominal monthly charges will levied to a company for 36 months. देखो उनके monthly charges भी हैं जो कि एक कंपनी को देने पड़ते हैं, वो तब देने पड़ते हैं जब वो ग्रोथ स्टेज पे आ जाती है। तो 36 months के लिए एक नॉमिनल से चार्जेस हैं जो उन्हें पे करने पड़ेंगे। Sometime the company can extend their stay for maximum another 24 months. 36 महीनों के लिए तो है ही है, कंपनी अगर चाहे तो 24 महीने को के लिए आगे मतलब 2 महीने और बढ़ा सकती है अपना if they want to stay. मैम प्लीज एक्सप्लेन इट अगेन, मतलब लाइक 24 और ये बेटा उसे 36 मंथ्स मतलब हमारे 3 महीने। हाँ 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 राइट। तो लाइक बिजनेस अगर ग्रोथ कर रही है तो उस बिजनेस को मतलब पे करना पड़ेगा ना। 36 मंथ्स बेसिकली एक साल में हमारे 12 महीने हैं, ठीक है, तो मतलब 3 साल तक का हमारा उसका कंपनी का स्टे है बिजनेस का, ठीक है। और नॉमिनल मंथली चार्ज जो है वो कंपनी को पे करने पड़ेंगे उन 3 साल के लिए, वो तब पे करने पड़ेंगे जब उनका बिजनेस ग्रो करना, हाँ, जब वो ग्रोथ स्टेज पे आ जाएगा। कंपनीज कभी कभी क्या करती हैं, वो आगे 2 साल और बढ़ा लेती हैं, मैक्सिमम वो 5 साल का जो अमाउंट है सॉरी पीरियड है, दैट इज अ मैक्सिमम पीरियड जो बिजनेस इंक्यूबेटर में कोई कंपनी रह सकती है। ओके, और 5 सालों तक उनको अपने प्रॉफिट्स में से देना पड़ेगा अगर वो ग्रोथ कर रही है तो। हाँ, ग्रोथ स्टेज पे होगी तभी वो, ये जो चार्जेस होते हैं बेटा ये कोई ज्यादा नहीं होते हैं, इट इज अ नॉमिनल चार्जेस, ये बड़े हाई नहीं है, नॉर्मल से चार्जेस है, हर कंपनी इसको अफोर्ड कर सकती है। 36 मंथ्स के लिए जो मतलब 3 साल है उसके लिए तो उन्हें देना ही पड़ेगा, मतलब इंक्यूबेटर्स जो है वो एक तरह से 3 साल के लिए ही रखते हैं, बट अगर कंपनीज को चाहिए कि उनको लगता है कि 2 साल उन्हें और जरूरत है तो वो आगे अपना टाइम एक्सटेंड कर सकते हैं। ओके ओके मैम, थैंक यू थैंक यू। ऑलराइट, then is consideration. In the lieu of support and services to be provided by incubator, the incubating company will subject to consideration on following account to extent applicable. बच्चे जितनी भी सपोर्ट और सर्विसेज इंक्यूबेटर से प्रोवाइड करवाई गई है, जो अभी हमने जैसे मंथली रेंट फैसिलिटी चार्जेस एट डिस्काउंटेड और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर टू बी पेड, बच्चे जैसे इंस्टीट्यूशंस होते हैं उन्होंने असेस किया होता है अपने रिसोर्सेज को, अपनी लैब्स यूज कर रहे होते हैं या जो भी उन्हें सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहे होते हैं, ऑफ कोर्स
दे आर नॉट गिविंग देम अ फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना। चाहे वो कंपनीज ग्रोथ स्टेज पे आ जाए उसके बाद ही सही, बट उनको जो है उसकी पेमेंट थोड़ी बहुती तो करनी ही पड़ती है। दैट इज अ नॉमिनल चार्जेस विच कंपनी हैड टू पेड, जो हमारी इनक्यूबेटिंग कंपनी होती है उससे वो पे करने पड़ते हैं। और बेसिकली एक मिनट, एक मिनट क्लास। So बच्चे, in the first point, monthly rent facility charge at a discount rate for a physical infrastructure to be paid to a sign। बच्चे साइन इट इज अ इंक्यूबेटर, जिसकी आपकी आप इसकी फुल फॉर्म अगर नोट करनी है यू कैन नोट इट आउट, दैट इज सोसाइटी फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। सो ये आईआईटी दिल्ली में है। सो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, आपको कोई स्पेस प्रोवाइड करवाई जा रही है ना, आपको जगह प्रोवाइड करवाई जा रही है। ऑफ कोर्स उसके चार्जेस हाई नहीं होंगे, बट देयर आर सम मंथली रेंट, और जो आपको फैसिलिटी दी जा रही है उसके कुछ चार्ज होंगे। यू हैव टू पेड इट टू द दैट इंस्टीट्यूशन। Then consideration in form of equity or a revenue sharing of a respective company from transferring licensing or permission to use IP। बेटा ये सारी चीजें हैं कि अगर हमने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को यूज करने की परमिशन ली है, हमने लाइसेंस ग्रांट करवाया है। देखो, अगर नॉर्मली भी हम अपनी कंपनी को कोई ट्रांसफर कराते हैं, कोई लाइसेंस लेते हैं, कोई परमिशन हम आईपी अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की करवा रहे हैं, द परसेंटेज ऑफ, हमने कोई शेयर खरीदे हैं, हमने कोई रेवेन्यू, वो एग्रीमेंट में ही लिखा होता है इंक्यूबेशन में कि कितना शेयर जो है, कितना अमाउंट जो है वो आपका ये जो सोशल इनोवेशन, ये जो आपका सोसाइटी फॉर इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप है, इसके साथ डिसाइडेड होता है कि कितनी परसेंटेज जो है वो आप उस फेवर में दोगे एट दैट टाइम व्हेन यू आर इन अ ग्रोथ स्टेज। साइन में आस्क फॉर द एडिशनल इक्विटी फॉर अ कंपनी टू होम साइन हैज सप्लाई स्पेशली इक्विपमेंट। अगर इस इंस्टीट्यूशन ने कोई स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट सप्लाई किए हैं, देन दे कैन आस्क फॉर देयर शेयर। वो पैसे नहीं ले रहे हैं, इक्विटी वर्ड जहां पे आ रहे हैं, दीज आर इक्विटी शेयर, की हाँ आप एक शेयर या दो शेयर जो है, you providing that share to the institution or that share in the name of the company, Society for Innovation and Entrepreneurship। Consideration as per IRCC policy for uses of departmental laboratory facilities to be given to IITB। जो institutions ने आपको departmental library या laboratory या research center जिसकी भी facility दी है, उसकी कंसिडरेशन मींस कुछ प्राइस जो है यू हैव टू पे, आपको पे करना पड़ता है। बट ये उस टाइम पे होता है व्हेन यू आर स्टार्ट गेनिंग अ प्रॉफिट, जब इंक्यूबेटर्स की हेल्प से आपका जो काम है वो चलना शुरू हो गया है, एंड यू हैव टू स्टार्ट गिविंग सम कंसिडरेशन इन ल्यू कि उन्होंने आपकी हेल्प की है, एंड दिस इज अ सम स्मॉल ऑफ चार्जेस कि आपने उनका सामान यूज किया है, आपको आपकी उन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाई है, आपको लाइसेंस लेके दिया है, तो जो उनके प्राइजेस होंगे, जो लाइसेंस जनरेट करने का अमाउंट होगा, जो आपको परमिशन दिलाने का फीस होगी, वो सारी आपको उनको पे करनी पड़ेगी ओनली देन जब आप अपनी ग्रोथ स्टेज पे होगे। एंड देन इज एग्जिट। एग्जिट मतलब कि आपकी अब ग्रेजुएशन हो गई है, मींस आपका जो काम है वो खत्म, आप अब सर्वाइवल एज पे आ गए हो, नाउ यू कैन सक्सीड, नाउ यू कैन ऑन द ग्रोथ स्टेज। इंक्यूबेटिव company will leave the incubator under the following condition, that is completion of stay for 18 months unless the stay is extended by sign। कि अगर आप चाहते, अगर 18 महीनों में भी आपका काम जो है वो सही अपने ट्रैक पे आ गया है, देन आप 18 मंथ्स बाद भी उसकी एग्जिट कर सकते हो, उसको छोड़ सकते हो, अनलेस कि साइन आपको बोले कि नहीं आप नहीं जा सकते क्योंकि यू आर नॉट इन अ बेटर सिचुएशन। तो अगर आपका टाइम पीरियड साइन ने
कह लो बढ़ा दिया है, इन दैट केस आपको वहां पे स्टे करना पड़ेगा। बट अगर आपको अप्रूवल मिल गई है, साइन ने अपनी पूरी मॉनिटरिंग करके ये चीज चेक कर ली है कि नाउ योर बिजनेस इज इन ग्रोथ स्टेज, देन यू कैन लीव और यू कैन एग्जिट द इंक्यूबेटर। मतलब एंट्री भी उनकी मर्जी से है और एग्जिट भी? बच्चे लाइक जैसे आप, हम किसी भी सिंपल एक नॉर्मल एक स्टूडेंट की एडमिशन की बात कर ले, है ना। जब कॉलेज में कोई जाना एडमिशन लेने जाता है, तो कॉलेज में अगर हम ग्रेजुएशन में एडमिशन लेने जाएंगे तो एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है कि आपको 12th किया होना चाहिए, ओनली देन यू गेट एडमिशन, राइट। अगर इंक्यूबेटर्स की हेल्प हम लेने जा रहे हैं, देयर इज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि ये चीजें अगर की है। देखो आप सिर्फ एक हाथ में पेपर लेके तो जा नहीं सकते ना कि आपने बिजनेस खोलना है, मैंने सोचा था, ये मेरा आइडिया है, तो आप लोग मेरा बिजनेस खुलवा दो। यू हैव सम साउंड बेस, आपके पास कुछ हो कि हाँ यू आर रेडी टू पुट एफर्ट, आपके पास स्पेस है, आपके पास आइडिया है, यू नो कि आपने यहाँ से पैसे, कि आपको थोड़ा बहुत आइडिया है उस चीज का, और यू आर गोइंग देयर कि आपको उसके ऊपर और थोड़ा सा काम करवाओ कि मैं इस चीज में आगे फर्दर सक्सीड कर जाऊं। सो वो उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। एग्जिट अब कब होगा, देखो एग्जिट है कई बच्चों, अब देखो जो बच्चे तो अच्छा करते हैं, अगर हम कॉलेज की एग्जांपल ले, अपने सारे पेपर क्लियर करी जाते हैं, अगर ग्रेजुएशन 3 साल की होती है, 3 साल बाद आपकी एग्जिट हो जाती है। बट वही बच्चे अगर सही नहीं कर रहे, दे गेट रीअपियर इन देयर एग्जाम, उस केस में उनकी ग्रेजुएशन 4 साल की भी हो सकती है ना। दैट डिपेंड्स कि आप कितना आप कितना अच्छी तरह से एफर्ट कर रहे हो। सो सेम इन द केस ऑफ इंक्यूबेटर्स, अगर आपने अपना एफर्ट अच्छा लगाया है, अगर आपने अपना काम जो है वो सही तरीके से किया है, हर चीज जो है अब आपकी ग्रोथ स्टेज पे आ गई है, तो 18 मंथ्स इज अ मिनिमम। जैसे 3 साल ग्रेजुएशन का है, उसी तरह 18 मंथ में भी अगर आपने अपनी आपने सब कुछ सीख लिया है, आप जा सकते हो। बट अगर लग रहा है उस इंस्टीट्यूशन को कि आपने नहीं सीखा है, देन 3 महीने 3 साल तक तो आपको वहां पे रुकना ही पड़ेगा। 3 साल के बाद फिर आपकी मर्जी होगी कि आगे 2 साल अगर आपको जरूरत पड़ रही है तो आप रुक सकते हो, अदरवाइज यू कैन लीव। ठीक है मैम, अगर एंटरप्रेन्योर अपनी इच्छा से जाना चाहे तो लाइक उससे इंक्यूबेटर की हेल्प की जरूरत नहीं है, वो बोले कि मुझे लीव करना है? बेटा व्हेन एंटरप्रेन्योर, देखो उन्होंने किया है ना स्टे फॉर 18 मंथ्स, कंप्लीशन ऑफ स्टे फॉर 18 मंथ्स, 18 मंथ से पहले नहीं कोई जा सकता। 18 मंथ के बाद? हाँ 18 मंथ के बाद आप जा सकते हो, जब आपके 18 महीने पूरे हो गए यू कैन लीव, बट विद द परमिशन ऑफ साइन। जो सोसाइटी फॉर इनोवेशंस है वो अगर आपको कहे कि यस यू आर डूइंग वेल, तो आप अब जा सकते हो अगर आप जाना चाहते हो। ओके मैम। ठीक है। Irresolvable dispute between promoters and finders, sign will decide the position or point where the disputes are deemed to be irresolvable. कई बार क्या होता है बच्चे, ऑर्गेनाइजेशंस में ना लड़ाइयां हो जाती हैं, देयर आर डिस्प्यूट्स जो कि सॉल्व नहीं हो पाते हैं बिटवीन प्रमोटर्स या फाउंडर्स। बेटा बेसिकली अगर हम देखें तो हमारे प्रमोटर्स और फाइंडर्स ना नॉर्मली केसेस में सेम होते हैं। जो पर्सन बिजनेस का ओनर होता है ना, वही पर्सन जो बिजनेस को प्रमोट करता है, और कोई पर्सन बिजनेस को प्रमोट नहीं करता। बड़े रेयर चांसेस होते हैं कि जो फाउंडर्स होते हैं, जो ओनर्स होते हैं, वो कहते हैं कि हमारे पास जी इतना टाइम नहीं है कि हम अपने बिजनेस को प्रमोट भी करें, तो वो एक थर्ड पर्सन को रख लेते हैं, सेकंड पर्सन को, कि आप जी हमारा बिजनेस प्रमोट कर दो। तो उस केस में अगर प्रमोटर्स और फाइंडर्स के बीच में, या कोई भी जैसे 1 से 2 पार्टनर्स हैं, उन दोनों पार्टनर्स के बीच में कोई डिस्प्यूट आ गया, या कोई 2-3 प्रमोटर्स हैं उनके बीच में कोई डिस्प्यूट आ गया, तो इस केस में ये जो इंस्टीट्यूशन है साइन, ये डिसाइड करता है क्या डिस्प्यूट खत्म कहाँ पे होगा, मतलब ये उनका डिस्प्यूट जो है वो रिजॉल्व कराता है। सो ये काम भी ये इंस्टीट्यूशन करता है। व्हेन द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज ऑफ अ कंपनी एक्सीड 20, और ये कंडीशन कब है, जब आपकी कंपनी में 20 से ज्यादा लोग हैं और देयर इज सम डिस्प्यूट जो कि इररिजॉल्वेबल है, जिनको आप रिजॉल्व नहीं कर पा रहे हो, एंड यू नीड अ हेल्प ऑफ अ थर्ड पार्टी, देन आपका ये जो इंस्टीट्यूशन है जो कि हेल्प करता है एंटरप्रेन्योर्स की ग्रोथ के लिए, दे कैन आल्सो प्रोवाइडिंग यू सर्विसेज टू रिजॉल्व योर डिस्प्यूट्स। Underperformance or inability of the business proposition, criteria for the same will be decided and applied by the sign on the case to case basis.
बच्चे अंडर परफॉर्मेंस एंड अनएबिलिटी का मतलब क्या है कि अब इतनी एफर्ट करने के बाद भी जब कोई कंपनीज अंडर परफॉर्म कर रही हैं या सही तरह से परफॉर्म नहीं कर रही हैं, उस केस में जैसे अभी मैंने ऊपर आपको बताया था कि 18 महीने अगर आप अच्छा काम कर रहे हो देन यू नीड नॉट टू बी स्टे इन इंक्यूबेटर, आपको इंक्यूबेटर की लोड नहीं है। अगर आप साइन आपको परमिशन दे दे देन यू कैन लीव इट। But if you are underperforming or you are doing a work with inability, उस केस में बेटा क्राइटेरिया जो है वो साइन ही डिसाइड करता है केस टू केस कि कितने बिजनेस को और कितने एफर्ट की जरूरत है, कितना टाइम इसको यहाँ पे स्टे करवाना है, कितना टाइम इसको हमने गाइडेंस प्रोवाइड करनी है, दैट इज डिसाइडेड बाय योर इंस्टीट्यूशन। Raising substantial investment from angel investor, venture capital fund and any other investor that is 2 crore or more। बच्चे एंजल इन्वेस्टर्स और वेंचर कैपिटल ये ना हमारा टॉपिक है पूरा फुल फ्लेज। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा हम उसमें ये टॉपिक पढ़ेंगे। सो बेसिकली ये वाला पॉइंट क्या कह रहा है कि रेजिंग सब्सटेंशियल इन्वेस्टमेंट, कि अब ये सब चीजें प्रोवाइड करने के लिए उनके पास फंड्स कहाँ से आएंगे। सो वो क्या करते हैं बच्चे, वो जो है वो इन्वेस्टमेंट को राइज करते हैं, इन्वेस्टमेंट को इनकरेज करते हैं। वेंचर कैपिटलिस्ट फंड वो फंड जो कि बिजनेस सेटअप करने के लिए रखा होता है। एंजल इन्वेस्टर होते हैं बेटा हमारे प्राइवेट इन्वेस्टर। प्राइवेट इन्वेस्टर लाइक जैसे प्राइवेट कंपनीज हो गई जो, या अपने फैमिली या फ्रेंड की कोई हमने वहां से हम कोई इन्वेस्ट करवा रहे हैं अपनी कंपनीज के ऊपर। सो दे ऑलवेज फैसिलिटेट कि जो हमारी इन्वेस्टमेंट है हमारे बिजनेस में वो इंक्रीज हो, चाहे कोई और इन्वेस्टर कर दे तो वो 2 करोड़ और उसके ज्यादा, मतलब टोटल उनकी जो इन्वेस्टमेंट होती है वो एटलीस्ट मिनिमम 2 करोड़ होती है कि वो अपनी फंड्स को एक कंपनी को अच्छी तरीके से रन कर पाए। Conflict of interest and confidentiality of information. When a person play two separate role in two different position and he or she use a one position for his or her personal benefit and in other role a situation leading to conflict of interest arises। बच्चे ये conflict of interest की situation क्या है, जब एक पर्सन दो डिफरेंट पोजीशंस के ऊपर है, सेपरेट है, मतलब अ पर्सन इज प्लेइंग टू सेपरेट रोल इन टू डिफरेंट पोजीशन, दो सेपरेट रोल है और दो डिफरेंट पोजीशन पे वो पर्सन है और एक पोजीशन को वो अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए यूज कर रहा है। उस केस में जो डिस्प्यूट अराइज होता है उसको हम बोलते हैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। और साइन endeavors to draw a line between appropriate and inappropriate interaction among the board of members, employees, mentor। बेटा ये जो साइन इंस्टीट्यूशन है इसने एक लिमिट सेट की हुई है, दे आर सेटिंग द रूल्स एंड रेगुलेशंस की आपका काम कैसा होना चाहिए, अप्रोप्रिएट चीजें क्या है, इनअप्रोप्रिएट चीजें क्या है, हाउ टू इंटरैक्ट विद बोर्ड ऑफ मेंबर्स, आप बोर्ड ऑफ मेंबर्स से कैसे मिलिए, हमने एम्प्लॉयज को कैसे डील करना है, कंसल्टेंट्स को कैसे डील करना है। ईच एंड एवरीथिंग वाज जस्टिफाइड बाय द रूल्स एंड रेगुलेशंस व्हिच इज प्रोवाइडेड बाय साइन। कनेक्ट देम टू देयर ओन प्रमोटर, एम्प्लॉय, स्टाफ एंड वेरियस। की कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना कोई अराइज हो, जो इंफॉर्मेशन है वो कॉन्फिडेंशियल रहे, इसलिए रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है वो साइन जो है वो डिफाइन करके देता है। By agreeing the provided support and services, sign does not undertake the responsibility for। कि अब ये जो इंस्टीट्यूशन है बेटा, ये जो सारे पॉइंट्स है ना, ये हम एक इंक्यूबेटर की आप एक तरह से, एक सेकंड बच्चे, बच्चे ये जो हमने अभी सारे के सारे पॉइंट्स किए हैं ना, ये जो है ये सिर्फ और सिर्फ जैसे उन्होंने एक इंक्यूबेटर की एग्जांपल ले ली, ये उसका सारा प्रोसीजर है। इसलिए लाइक जैसे उन्होंने बोला कि अब जो सर्विसेज हमने प्रोवाइड की हैं एंटरप्रेन्योर्स को वो तो हम प्रोवाइड करवा रहे हैं, इसका हम अब ये पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते कि अब जब कंपनी हमसे बाहर जाएगी, हमें छोड़ के जाएगी तो वो अपने कामयाब ही होगी। हमने प्रॉपर एफर्ट लगा दी है, हमने उनको हर चीजें सिखा दी हैं। देखो अगर हम अभी क्लास में सब कुछ पढ़ रहे हैं, हर चीज हमें समझ आ रही है, जब हमारे सामने पेपर आया
पेपर हमने देखा, हमने लिखा ही कुछ नहीं उस केस में, तो उस केस में इंक्यूबेटर क्या करेगा? द सेम थिंग इज कि अगर आपको सब कुछ सिखा दिया गया है, नाउ इट्स योर टर्न टू पुट द एफर्ट और फ्लो बैक द प्रॉफिट, कि साइन ने अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी है इंश्योरिंग सक्सेस ऑफ इंक्यूबेटिव कंपनी, इट्स प्रोडक्ट, सर्विसेज और मार्केटिंग, कि वो हमसे बाहर गया है, हो सकता है उसका एफर्ट इतना ना हो, उसने काम सही तरह से नहीं किया, हो सकता है कि अगर वो सही तरह से करे तो उसकी जो कंपनी है वो हाइट्स पे हो। Ensuring quality of a support and services provided by the sign to BI to complete satisfaction of a incubator company or their promoters, कि जो भी साइन सिखा रहा है वो चीज जो है वो इंक्यूबेटिव कंपनी की जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली सिखा रहा है, जो उसके फाउंडर्स को चाहिए था वो सिखा रहा है। सो दिस इज जैसे आप कह लो कि एक तरह से वो अपने आप को रिस्क फ्री बनाते हैं कि हाँ इस सारी चीजों में हमारा कोई लेना देना नहीं है, कि अगर ये काम हो गया हमारे हमसे जाने के बाद तो वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। मैम जैसे कि 3 साल के लिए उसे अपना एक कंपनी को प्रॉफिट चार्ज से लेती है इंक्यूबेटर। अगर पहला साल प्रॉफिट अगर एक कंपनी कर रहा है तो ठीक है वो चार्ज लेगी, अगर दूसरे साल में अगर वो प्रॉफिट नहीं कर रहा है तो नहीं लेगी, ऐसा है रूल? बच्चे द थिंग इज दैट कि वो 3 साल जितना टाइम उन्होंने स्टे किया है ना, कि आपके 18 मंथ्स पूरे हो गए हैं, 18 मंथ्स के बाद व्हेन यू आर स्टार्ट ग्रोइंग द प्रॉफिट, कि आप कंपनी ने आपका काम, इंक्यूबेटर ने आपका काम रन करवा दिया है, नाउ यू आर गेनिंग प्रॉफिट, तो उस टाइम पे यू आर इन कंडीशन कि आपको जितना उनका नॉमिनल से चार्जेस वो दोनों सालों के ही पूरे देने पड़ेंगे, पर देने तभी पड़ेंगे ना जब आप प्रॉफिट जनरेट कर रहे हो। हाँ मैम, बस मेरा वही क्वेश्चन है कि अगर प्रॉफिट होता है तभी, जैसे कि एक साल प्रॉफिट हुआ बट अगले साल प्रॉफिट नहीं हुआ तो उस टाइम पे भी लेंगे कि मतलब लाइक उस टाइम पे वो छोड़ देते हैं? नहीं, छोड़ते नहीं है बेटा, वो लेते ही हैं। और ये तो देखो अब पूरा बिजनेस का नेचर ही ऐसा है कि हमें हमेशा प्रॉफिट नहीं हो सकते, बट अगर तो आप इंक्यूबेशन में हो उस टाइम पे आपके देखो 3 साल के लिए हो तो जो भी नॉमिनल चार्जेस है, जैसे हम फी लेते हैं है ना, एक अगर कॉलेज की बात करूं, अगर हम फीस लेते हैं चाहे आप लोग उस क्लास में हो, अच्छा परफॉर्म कर रहे हो नहीं, यू हैव टू पे अ फुल फीस फॉर दैट। इसी तरह इंक्यूबेशन में अगर आप 3 साल के लिए हो, यू आर डूइंग अ वर्क, आपको उसके नॉमिनल चार्जेस पे करने ही पड़ेंगे, बट अभी नहीं, उस 3 साल में वेन एवर योर कंपनी स्टार्ट प्रोड्यूसिंग प्रॉफिट उस टाइम पे आप वो तीनों सालों के जो है वो पैसे वो पे करोगे उन्हें। हाँ जी, क्लियर हुआ? यस मैम। बच्चे आज के लिए इतना ही, ये यहीं तक ही करना है, इसके आगे वाले पॉइंट्स जो है ये वैसे मैं आपकी पीपीटी में से डिलीट कर दूंगी, अभी इसके कंटिन्यूशन में ही है। सो बेसिकली इंक्यूबेटर्स जो है वो हमारे होते क्या है, कैसे काम करते हैं, ये समझ आया? एक सेकंड क्लास में आपकी अटेंडेंस ले लूं। हाँ जी क्लास, समझ आया आज का टॉपिक? ये जो नोट्स है आई विल पुट इट ऑन योर डैशबोर्ड, गो थ्रू होना, रिवाइज करना, और मेरे से डिफिकल्टीज जो है वो पूछ लेना। आप पढ़ते हो अपने डैशबोर्ड से? मैम पिछले वाले क्लास के नोट्स में प्रॉब्लम है, आपसे कब पूछ सकते हैं? बच्चे अभी पूछ लो, क्या प्रॉब्लम है? मैम जो स्कीम्स थी ना हम्म, वो अच्छे से समझ में नहीं आई।
एक सेकंड रुको, कौन सी स्कीम्स मैं खोलती हूँ। माया कौन सी वाली स्कीम्स, ये सारी? यस मैम, नीचे वाली। सेंट्रल इन्वेस्टमेंट स्कीम ये वाली? यस मैम। देखो यस मैम। ओके, सेंट्रल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी स्कीम थी जो, वो क्या थी, उन्होंने बोला ये स्कीम जो बेसिकली इनकरेज करती है उस लिए कि लोग जो है वो बैकवर्ड एरियाज में अपनी इंडस्ट्रीज को ओपन करें। फॉर सेटिंग द इंडस्ट्री इन कैटेगरी ए, यहाँ पे क्या किया कि उन्होंने बैकवर्ड एरियाज को बच्चे कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी और कैटेगरी सी। जो एंटरप्रेन्योर अपनी इंडस्ट्री को कैटेगरी ए में ओपन करेगा, मतलब कैटेगरी ए उन्होंने एक इंडस्ट्री का एरिया, जैसे हमारा एक अमृतसर है, अमृतसर में उन्होंने पूरे अमृतसर को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी और कैटेगरी सी। जो पर्सन अब कैटेगरी ए में अपनी इंडस्ट्री को ओपन करेगा उसे 25% की जो सब्सिडी है वो मिलेगी, और वो मैक्सिमम अमाउंट जो है वो 25 लाख का है। और जो एंटरप्रेन्योर कैटेगरी बी या कैटेगरी सी में अपनी इंडस्ट्री को सेटअप करेगा, अगर कैटेगरी बी में करेगा तो उसे 20% की सब्सिडी प्रोवाइड होगी, मैक्सिमम अमाउंट 20 लाख। और अगर कैटेगरी सी में करेगा तो उसे 15% की सब्सिडी अप्लाई होगी, मैक्सिमम ₹15 लाख। ये वाली क्लियर है? यस मैम। दूसरी है ट्रांसपोर्ट सब्सिडी स्कीम। ट्रांसपोर्ट सब्सिडी स्कीम में अब उन्होंने क्या कहा है, ये भी स्कीम जो है वो 1971 में सेटअप हुई थी। एप्लीकेबल टू रिमोट एंड इनएसेसिबल एरिया। रिमोट एंड इनएसेसिबल एरिया का मतलब होता है बेटा जहां पे ट्रांसपोर्ट जो है वो नहीं पहुंच पाती, जैसे दूर दराज जो एरियाज होते हैं जहां पे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इतना अच्छा नहीं है, उस एरिया पे ये जो स्कीम है ये अप्लाई होती है। Identify phenomenal institution which transact between on the behalf of a small village and cottage industry are also eligible for the subsidy। बच्चे ये जो है स्कीम, ये उन इंस्टीट्यूशन को आइडेंटिफाई करती है जो कि ट्रांसेक्ट बिजनेस होता है, ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस प्रोवाइड करवाते हैं बिटवीन स्मॉल विलेज और कॉटेज इंडस्ट्रीज। ट्रांसपोर्ट सब्सिडीज इज पेड ऑन अ ट्रांसपोर्ट कॉस्ट of industrial raw material which are brought into finished goods which are taken out of these area to identify rail head। ये जो ट्रांसपोर्ट सब्सिडी है ये किसके ऊपर दी जाती है बेटा? ट्रांसपोर्ट के खर्चे के ऊपर, कि हमने अपना रॉ मटेरियल जो है वो मंगवाने में हमारा जितना खर्चा हुआ है उस खर्चे के ऊपर, और रॉ मटेरियल जो हमने मंगवाया है वो हमने रेलवेज के थ्रू मंगवाया है उस एरिया में, उसके ऊपर जितना खर्चा हुआ है हमारा उसके 90% की जो सब्सिडी है वो हमें प्रोवाइड हो जाती है। अगर हम जो हमारा जो ये जो हमारा एरिया बनता है वो नॉर्थ ईस्ट रीजन में है। नॉर्थ ईस्ट रीजन जो बनते हैं ये हमारे ये साउथ आपके नॉर्थ ईस्ट रीजन, ईस्ट हमारा आ जाता है असम वाली साइड पे, तो ये जितने भी आपके असम वाली साइड के हैं सारे, इन रीजन्स तक जो है ये 90% की सब्सिडी। मतलब सपोज करो मेरा सामान मंगवाने में 1 लाख तक का खर्चा हो गया, 1 लाख मेरी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लग गई, मैंने रेलवेज के थ्रू सामान मंगवाया है और उस जगह पे और कोई मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो है वो नहीं अवेलेबल है, उस केस में अगर मेरा जो कंपनी है दैट इज इन द नॉर्थ ईस्ट रीजन, तो मुझे उस 1 लाख पे 90% तक की रिबेट मिल जाएगी, सिर्फ 10% जो है वो मेरा खर्चा होगा। समझ आया? यस मैम। ये सिर्फ नॉर्थ ईस्ट रीजन वालों लोग के लिए? सिर्फ नॉर्थ ईस्ट रीजन में। उसके बाद है इंसेंटिव्स एंड फैसिलिटीज टू एक्सपोर्टर्स ड्यूटी ड्रॉबैक।
एक्सपोर्टर ड्यूटी ड्रॉबैक जो है, फॉर अ प्रोडक्ट एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया द मैन्युफैक्चरर हैज टू पे इंपोर्ट ड्यूटी। जब भी बेटा कोई भी प्रोडक्ट इंडिया से एक्सपोर्ट करवाया जाता है तो उसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी लगती है रॉ मटेरियल के ऊपर। एंड एक्साइज ड्यूटी ऑन द आइटम मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया, जो भी सामान इंडिया में बना होता है उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी अप्लाई होती है। कस्टम और एक्साइज ड्रॉबैक ड्यूटी, ड्रॉबैक का यहाँ पे मतलब ये नहीं है कि नुकसान क्या हो रहे हैं, ड्रॉबैक का मतलब है वापिस ले लेते हैं, मतलब उन्हें एक्साइज और कस्टम ड्यूटी पे नहीं करनी पड़ती है। तो यहाँ पे क्या है, कस्टम और एक्साइज ड्यूटी के ऊपर बेटा रिफंड प्रोवाइड होता है इस स्कीम के अंदर। और ड्यूटी ड्रॉबैक इज अलाउ ओनली फॉर द आइटम्स हुज रॉ मटेरियल यूज्ड आर ड्यूटी पेड। बेटा ड्यूटी जहां पे वर्ड आ रहा है, ड्यूटी मींस योर टैक्स, योर एक्साइज ड्यूटी, योर कस्टम ड्यूटी। आपका कोई भी सामान जो बना है, जब आपने रॉ मटेरियल मंगवाया जिसे इंपोर्ट ड्यूटी उसके ऊपर आप ऑलरेडी दे चुके हुए हो, इन दैट केस आपको दोबारा से उसके ऊपर कोई कस्टम और एक्साइज ड्यूटी नहीं देनी पड़ती है। एक बारी अगर आपका जो सामान बना है वो उस सामान, मतलब जब आपका सामान रॉ मटेरियल की फॉर्म में आया था इंपोर्ट होके, आपने उस टाइम उसके ऊपर ड्यूटी जो है वो पे कर दी थी। और अब जब आपने उस रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया है और फिर आप उसको एक्सपोर्ट कर रहे हो, उस केस पे अगर आपके ऊपर कस्टम या एक्साइज ड्यूटी पड़ रही है तो आपको वो नहीं देनी पड़ेगी, उस ड्यूटी का आपको रिफंड मिल जाएगा। यहाँ तक समझ आया? यस मैम, समझ आया। These are two types of drawback। उन्होंने कहा दो तरह से हम ड्यूटी ड्रॉबैक कर सकते हैं, ऑल इंडस्ट्रियल रेट या ब्रांड रेट। जो हमारा इंडस्ट्रियल रेट होता है वो कौन सा रेट है, इज अप्लाइड टू ऑल एक्सपोर्टर अलाइक। जितने भी एक्सपोर्टर्स हैं, जिन्होंने भी सामान एक्सपोर्ट करना है, ये जो इंडस्ट्रियल रेट है वो सेट कर दिया जाता है। उस दूसरा है हमारा ब्रांड रेट। ब्रांड रेट होता है बेटा नॉर्मली स्पेसिफिक चीज के ऊपर, इट इज एप्लीकेबल टू ओनली सर्टेन मैन्युफैक्चरर, जो उस ब्रांड की चीज बना रहा होगा सिर्फ उसी के ऊपर ही ये रेट अप्लाई होगा। It is fixed on furnishing information to authority by a export brand rate can also be fixed where industry rate does not exist। बेटा ये दोनों ही रेट जो हैं, इंडस्ट्रियल रेट और ब्रांड रेट, ये अथॉरिटीज फिक्स करती हैं। और जहां पे इंडस्ट्रियल रेट नहीं होता वहां पे ब्रांड रेट को एग्जिस्ट किया जाता है। मतलब इंडस्ट्रियल रेट तो सारे एक्सपोर्टर्स को के लिए सेम होगा, बट कुछ सर्टेन इंडस्ट्रीज जहां पे इंडस्ट्रियल रेट एग्जिस्ट नहीं करेगा तो वहां पे ब्रांड रेट एग्जिस्ट करेगा, जो कि गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है। The government has formulated the duty drawback scheme under which the exporter can get a duty-free finance from his bank on export eligible goods by providing a provisional certificate as to his entitlement to drawback। अब यहाँ पे इस स्कीम के अंदर है क्या बेटा, सपोज करो मैं एक्सपोर्टर हूँ, मैंने ऑलरेडी जो अपना रॉ मटेरियल मंगवाया था उसके ऊपर मैंने ड्यूटी पे कर दी हुई है। अब मैंने उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया है और मैंने उस सामान को इंडिया से बाहर भेजना है। उसके लिए मुझे फंड्स की जरूरत है। मैं बैंक के पास जाऊंगी, मैं उनसे ड्यूटी फ्री फंड्स जो हैं वो ले सकती हूँ। ड्यूटी फ्री फंड्स का मतलब क्या है कि अगर अब जो मेरा एक्सपोर्ट के ऊपर खर्चा होगा उसमें से मेरी एक्साइज ड्यूटी भी माइनस हो जाएगी, उसमें से मेरी सेंट्रल जो मेरी कौन सी एक और ड्यूटी थी हमारी, एक एक्साइज थी और दूसरी इंपोर्ट ड्यूटीज जो भी मैंने ऑलरेडी पे की हुई है कस्टम ड्यूटी, वो भी हमारी वहां से माइनस हो जाएगी। और वो चीज मुझे बैंक क्यों माइनस करेगी, क्योंकि मैं उनको अपना सर्टिफिकेट दिखाऊंगी जो मेरा प्रोविजनल सर्टिफिकेट होगा, जिसके ऊपर ऑलरेडी लिखा होगा कि मैंने ऑलरेडी एक ड्यूटी पे कर दी हुई है। अब ये जो ड्यूटी है ये अंडर दिस स्कीम मेरा ड्रॉबैक बनता है इसके ऊपर, दिस इज एंटाइटलमेंट टू द ड्रॉबैक। Duty exemption scheme, this scheme enables the importer to import material without paying the custom duty। So ये जो स्कीम है ये कस्टम ड्यूटी नहीं दे, मतलब कस्टम ड्यूटी को एग्जम्प्ट कर देती है कि हम कोई भी चीज को इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर सकते हैं विदाउट पेइंग अ कस्टम ड्यूटी।
द लाइसेंस इशू अंडर दिस स्कीम इज नोन एज एडवांस लाइसेंस। वो जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट है उसे हम एडवांस लाइसेंस भी बोलते हैं, जो हमें ये चीज की परमिशन देता है कि हमने ऑलरेडी एक बारी ड्यूटी पे कर दी है, अब दोबारा से नहीं करेंगे। The item allowed to imported under such are used to in a manufacturing goods to be exported। और बच्चे जो जिस सामान के ऊपर एडवांस लाइसेंस अप्लाई होगा वो सामान जो आया है उसको यूज करेंगे हम सामान बनाने के लिए जिसे हमने एक्सपोर्ट करना है। ये लाइन आपको समझ आई कि इंपोर्ट करवाया है हमने कोई सामान, इंपोर्ट कराने के टाइम अगर हमें एडवांस लाइसेंस जो है वो है हमारे पास, हमें गवर्नमेंट ने एडवांस लाइसेंस इशू किया है, इसका मतलब वो जो सामान इंडिया आया है हमें उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी नहीं पे करनी पड़ेगी, और वो जो सामान आया है उसको हम सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग में यूज करेंगे उन गुड्स की जो हमें इंडिया से बाहर भेजने हैं, जिन्हें हमने एक्सपोर्ट करना है। The license will bear a suitable export obligations. No duty drawback is allowed on a goods exported under this exported or supplied under this scheme। बच्चे अगर हमने वो जो सामान मंगवाया है उससे हम देखो मंगवाए हुए सामान जो था दैट इज अ रॉ मटेरियल, उस रॉ मटेरियल को यूज करके हमने जो फिनिश गुड्स बनाए हैं उसको हमने एक्सपोर्ट करना है। अगर ये वाला प्रोसीजर जो है वो फॉलो होगा ओनली देन हमें ड्यूटी ड्रॉबैक मिलेगा, अदरवाइज हमें ड्यूटी ड्रॉबैक स्कीम के अंदर कस्टम और एक्साइज की जो है रिफंड वो नहीं मिलेगा। समझ आया माया, क्लियर हुआ? यस मैम, मतलब कि अगर कोई मटेरियल आता है और उससे हम लोग कुछ गुड्स बनाते हैं, अगर वो एक्सपोर्ट के लिए नहीं है तो उसमें एडवांस लाइसेंस नहीं बनेगा। हाँ, और अगर एक्सपोर्ट के लिए है तभी एडवांस लाइसेंस बनेगा। हाँ जी बेटा, सेम। ओके मैम, ये ओके मैम। और ये वाली भी एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल स्कीम भी, ऑलराइट ये लास्ट है एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड स्कीम। इसमें क्या है, under this scheme capital good may be imported at a concession rate of a custom duty of 25% of a goods value with an export obligation of 3 times the value to be achieved within a 4 year। बेटा सेम रूल जो हमने अभी ऊपर किया था वही रूल इसमें भी अप्लाई हो रहा है, बस इसमें ये है कि हमें पूरा का पूरा एग्जम्पशन नहीं मिलना, कस्टम ड्यूटी जो है वो कुछ हद तक कम हो जाएगी, और वो कुछ हद कितने हैं, जितने का हमारा गुड्स होगा वो 25% तक की कस्टम ड्यूटी के ऊपर हमें कंसेशन मिल जाएगी। अब ये क्या है, अगेन यही है कि हमने कोई गुड्स को इंपोर्ट करवाया है, इंपोर्ट करवाया है जिस गुड्स को, उसके साथ जो हम सामान बना रहे हैं उसको एक्सपोर्ट करना है विद एन एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशंस ऑफ 3 टाइम्स द वैल्यू अचीव टू बी, कि हमने उसको 4 साल में 3 बार एक्सपोर्ट करवाना है उस सामान को। उस केस में हमें जो है कस्टम ड्यूटी के ऊपर 25% तक की कंसेशन मिल जाएगी। The duty will be further reduced to 15% where the export obligation is 4 times the value within a period of 5 years। कि 25% की तो मिलेगी ही मिलेगी, अगर हमने 5 साल में 4 बार उस सामान को इंडिया से बाहर भेजना है तो उस केस में 25% में से 15% जो है वो और कम हो जाएगी, कि एक जो हमारी कस्टम ड्यूटी है उसके ऊपर हमें और एग्जम्पशन मिल जाएगी। A manufacturer or exporter for a period not less than 3 years is eligible for scheme। मतलब 3 साल तो इसका इस स्कीम का मिनिमम टाइम है कि जो भी मैन्युफैक्चरर या एक्सपोर्टर है वो कम से कम 3 साल तक तो इस स्कीम मतलब एक्सपोर्ट वो करता हो, उसने प्रीवियसली 3 साल के लिए एक्सपोर्ट किया हो। अदर एक्सपोर्टर में ऑल्सो भी कंसीडर ऑन अ मैरिड, दूसरे एक्सपोर्टर्स को भी कंसीडर किया जा सकता है अगर उन्होंने एक्सपोर्ट जो है वो अपना नंबर ऑफ टाइम्स किया है। Excise rebate finished goods which are subject to excise duty for a home consumption। बेटा ये जो ऊपर वाली थी ये कस्टम ड्यूटी की रिबेट थी, अब ये जो हम नीचे पढ़ रहे हैं ये एक्साइज ड्यूटी की रिबेट है। एक्साइज ड्यूटी की जो रिलीफ है वो मिलती है हमें फिनिश गुड्स के ऊपर, उन गुड्स के ऊपर जो कि हमारे यूज हो रहे हैं होम कंजम्पशन के लिए। होम कंजम्पशन के लिए मतलब सामान आया है और हमने उसको सीधा अपने घरों में यूज किया है, फर्दर हमने उसको
होम कंजम्पशन आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम ड्यूटी व्हेन दे आर एक्सपोर्टेड, उसको हमने जब एक्सपोर्ट किया है उस केस में वो होम कंजम्पशन के लिए है, वो फर्दर एक्सपोर्ट होने के लिए नहीं है, दैट इज ओनली फॉर द होम कंजम्पशन। उस केस में बेटा एक्सपोर्ट, इसके लिए एक बॉन्ड जो है वो बनाया जाता है जिसे हम एक्सपोर्ट अंडर बॉन्ड बोलते हैं, कि हमने एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो है वो सामान एक्सपोर्ट किया है कि जो भी सामान हम आपको दे रहे हैं वो आगे एक्सपोर्ट नहीं होगा, वो सिर्फ और सिर्फ होम कंजम्पशन के लिए है। In this, an exporter has to execute a bond in favor of Central Excise Authority. एक्सपोर्टर को एक बॉन्ड बनाना पड़ता है सेंट्रल एक्साइज अथॉरिटी के नाम के ऊपर, और उस बॉन्ड के अकॉर्डिंगली जो एक्सपोर्टर है उससे कोई भी एक्साइज ड्यूटी नहीं ली जाती, और अगर ली जाती है तो उससे उसका रिफंड मिल जाता है। समझ आया बच्चे? माया ये क्लियर हो गई ये वाली? यस मैम, लाइक उसे अगर वो अपने घर के लिए यूज कर रहा है तो मतलब लाइक होम यूज के लिए है तो उसे नहीं देना पड़ेगा, रिफंड हो जाएगा अगर देता है तो। हाँ, उसके लिए एक बॉन्ड बनाना पड़ता है, दैट इज एक्सपोर्ट अंडर बॉन्ड। वो सेंट्रल एक्साइज अथॉरिटी के नाम के ऊपर वो बॉन्ड बनाएगा, एग्रीमेंट टाइप। ओके मैम, क्लियर है सारी? यस मैम, थैंक यू। ठीक है बच्चे, ऑलराइट क्लास, आज के लिए इतना ही। So that's it for your lecture. You may leave the class now.